अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की सरदार हूँ आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब हमारे साथ हैं। बारिशें कहाँ हो रही हैं? बारिशें पूरे मुल्क में हो रही है शुएब। अच्छा, पूरे मुल्क में तो नहीं, लेकिन हाँ बेशतर मुल्क के तूलो अर्ज में कह सकती हैं। जैसे कि अगर इस्लामाबाद है तो चले G11 में हो जाएगी, G11 में नहीं होगी। नहीं है G11 में बारिश, तो ना करें अब आप ज्यादती ना करें। बारिशें हो रही हैं और अल्लाह करे और बारिशें हो, चूंकि गर्मी का जोर जिस तरह से उन इलाकों में टूटा है जहां पर बारिश हुई है, तो ऐसे में वो इलाके जहां पर बारिश नहीं हुई वहां के शहरी पूछ रहे हैं हाँ भाई कितनी बारिश हुई, कुछ बादल यहाँ भी भेज दो। तो महकमा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और बलाई पंजाब में आज भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। जब तमाम जो सदरन पार्ट्स हैं वहां पर बारिश नहीं होगी, मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन हमारी ये दुआ है कि बादल कुछ वहां पर भी जाएं, वहां पर भी जमकर बरसें और गर्मी का जोर वहां पर भी टूट जाए। एनीवेज आम आ चुके हैं बहुत सारे। हाँ वाकई बड़े मजे के आ चुके हैं। और अच्छा खैर मेरा अभी तक खाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, आप घर में लाएं? आप कैसा आम मीठा है अच्छा, या दूसरा थोड़ा सा कच्चा टाइप वाला होता है? एक हफ्ते से वेट कर रहा था, मैंने कहा अच्छा आज भी नहीं लेता, आज भी नहीं लेता मैं लेकिन मेरी बेटी ने कल मुझे कहा नहीं बाबा आज ले लें, तो वो सिंधड़ी आम आया हुआ था, लिया, अच्छा था। चले मौसम चूंकि गर्म है और थोड़ा सा बेहतर हुआ है, आम ऐसे में पक चुके होंगे, खैर आमों के बारे में तो नहीं, लेकिन बहरहाल मौसम के बारे में जरूर बात करेंगे। हाँ, डीजी मेट महर साहब जफर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर दें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग महर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैर खैरियत है, आप सुनाएं जनाब कैसे हैं? मौसम आवाज आ रही है हमारी? काफी हाँ, आवाज आपकी भी आ रही है और मेरी भी आपके पास आवाज आ रही है। उन्हें आ रही है, मुझे आ रही है आवाज आपकी। अच्छा चले ठीक है, मुझे लगता है स्पीकर का इशू है। सवाल ले लीजिए जरा महर साहब, जरा ये बताइएगा आज मुल्क भर में बारिशें कहाँ हो रही हैं? ये तो बता दी हमने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, और ये बस जरा इलाके अगर आप थोड़ा सा डिफाइन कर दें तो लोगों को जरा ज्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, इलाके तो तकरीबन ये है कि ये पंजाब जो है सेंट्रल पंजाब से आगे थोड़ा सा मुल्तान तक शायद एक्सटेंड हो जाएगी आज बारिश, लेकिन इन ठंडी हवाओं का असर जो है ना वो जनूबी पंजाब और सिंध तक भी जरूर पहुंचेगा। वहाँ पे जो टेम्परेचर पहले बड़े वो स्कॉचिंग हीट टाइप थे, वो कल भी 48 या 49 तक गए हैं, तो वो भी थोड़े से 2-4 डिग्री जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन हमारे अब जो है ये गिलगित बल्तिस्तान और ये कश्मीर KPK के जो है ऊपर वाले इलाके जो है हमारे पेशावर, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, इन इलाकों में जो है वो फिर दोबारा आज रात या दिन के वक्त भी बारिश कहीं हो सकती है और मौसम अच्छा खुशगवार। ये बारिश आज नहीं बल्कि कल भी मुतवक्के है और इंशाल्लाह अच्छी बारिश की उम्मीद है, जिससे मौसम कुछ दिनों के लिए इन इलाकों में थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। जो 40 क्रॉस कर रहे थे आज तो मेरा ख्याल 40 किसी जगह पे नहीं होगा, इधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी या इन इलाकों में। लेकिन रात जो है वो कुछ इलाकों में आंधी भी आई है और तकरीबन लाहौर एयरपोर्ट पे सबसे ज्यादा इसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर फी घंटा थी, और इस तरह फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, इन इलाकों में भी आंधी रिकॉर्ड की गई है। ठीक, महर साहब ये लोकल डेवलपमेंट्स हैं उसके नतीजे में बारिश है या कि प्री मानसून है? नहीं, प्री मानसून भी नहीं है, लेकिन ये वैसे मगरबी हवाओं का एक सिलसिला है उसके तहत है, लेकिन प्री मानसून अगले महीने से कुछ जो है ना वो दूसरे हफ्ते में शुरू होंगी। अच्छा महर साहब ये बताइए क्या ये सिर्फ 1-2 रोज जो है यही हमें थोड़े से राहत बख्श सकते हैं, या फिर आने वाला जो ये पूरा हफ्ता है उसमें जरा टेम्परेचर जो है वो खासा कम रहेगा? ओवरऑल टेम्परेचर तो कम रहेगा, लेकिन उसके थोड़ी सी हिद्दत में इजाफा होगा। जो आजकल टेम्परेचर चल रहे हैं इससे फिर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा। जो ही सूरज अपनी आग दिखाएगा तो वो फिर आपको पता गर्मियों का मौसम में टेम्परेचर एकदम राइज कर जाता है। ठीक, महर साहब मुल्क में कहीं पर इस वक्त हीट वेव मौजूद है? सिंध के कुछ इलाके हैं या सिब्बी बलोचिस्तान जो है वहाँ पे वो दर्जा हरारत जो है ना वो तकरीबन 45 के करीब रहेगा। तो ये तकरीबन हीट वेव के इलाके हैं, जो कि पहले एक परसिस्टेंटली मौसम आ रहा है तो वो वहाँ पे गर्मी होगी अभी तक। लेकिन अपर एरियाज में बारिशों की वजह से उसका इम्पैक्ट आ रहा है, सदर्न पार्ट्स में भी हीट वेव्स में कमी आ रही है? इंशाल्लाह कमी आ रही है, पंजाब के सदर्न पार्ट में भी कमी आ रही है। ठीक है, और जो फसलें बारिशें जो जी मुकम्मल कीजिए आप बात महर साहब। हाँ, मैंने कहा जी कि प्री मानसून की बारिशें जब होंगी ना जून के दूसरे हफ्ते में, तो फिर सारी इंशाल्लाह ये जो ड्राउट इस तरह की सूरत हाल है उसमें कमी आ जाएगी। सही। ऐसे में बदलते मौसम के हवाले से कुछ हदायत जो हैं वो किसान भाइयों को भी हों या कुछ फसलों के हवाले से अगर आप कुछ अपडेट करना चाहें?
देखें, पानी की शदीद किल्लत महसूस हो रही है, लेकिन वो जो है जो हमारे जनूबी इलाके हैं वहाँ तो पानी की किल्लत अभी तक रहेगी, लेकिन ऊपर जो है आज और कल जो है पंजाब के वस्ती इलाके या इन इलाकों में अच्छी बारिश मतवक्को है। तो इंशाल्लाह बहरहाल पानी की किल्लत जो है वो थोड़ी सी जो है इन इलाकों में पूरी हो जाएगी। चलें जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपको माहर साहबजादा खान साहब अपना वक्त देने की। मौसम जो है वो बेहतर रहेगा आज और कल। आज भी इस्लामाबाद में वैसे तो पूरा दिन बारिश जो है वो फोरकास्ट की जा रही है, वक्फे वक्फे से कह सकते हैं हम, लेकिन बाकी जो शहर है वहाँ पर भी कई मकामात पर बारिश और गरज चमक के जो इम्कानात हैं वो वाजे हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर अगर बारिश नहीं भी हुई तो आंधी की लहर आ सकती है, जिससे मौसम की शिद्दत में खासी कमी बाकी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकर चलते हैं कुछ जिनेवा। यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 75वां इजलास, आलमी दर सेहत का 3 साल में ये पहला बिलमुशाफा इजलास हुआ है। ड्यू टू कोविड ज़ाहिर है वो इजलास वर्चुअल हो रहे थे, और 3 साल बाद पहली मरतबा रुकन ममालिक के 100 से ज़ायद जो वज़रा हैं, यानी वज़राए सेहत, वो इस इजलास में शरीक हुए हैं, शरीक होंगे। और इजलास में पाकिस्तान का जो आला सतही वफ़द है वो भी शरीक है। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वफाकी वज़ीर बराए सेहत अब्दुल कादिर पटेल साहब कर रहे हैं। और आलमी दर सेहत के इस तारीख 7 इजलास को कोविड-19 की आलमी वबा के बाद आगे बढ़ने के लिए अहम तरीन करार दिया जा रहा है, चूँकि कुछ और वबाएँ हैं जिससे मुतालिक हिकमत अमली भी तैयार करनी है, कुछ और ऐसी बीमारियाँ हैं, कुछ और ऐसे चैलेंजेस हैं जिससे निमटना है, जिसमें आजकल एक और मामला जो सर उठा रहा है यूरोप में बिलखुसूस, वो है मंकी पॉक्स से मुतालिक। और हम आगे चलकर उस पर बात भी करेंगे कि यूरोप में उसके केसेस 100 से ज़ायद हो चुके थे, अब क्या वो दुनिया भर में फैल सकते हैं। अफ्रीका से इसका आगाज़, फिर यूरोप में केसेस मौजूद, तो क्या पाकिस्तान भी इस खतरे में है। इस तरह के और बहुत से चैलेंजेस हैं जो कि ऐसी मीटिंग्स में, ऐसे इजलास में जो है वो डिस्कस और जब आपने वर्ल्ड हेल्थ की बात की ना, तो शेब अभी भी कुछ खबरें जो है इस हवाले से गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि हम कोविड के हवाले से भी अगर बात करते तो उसका भी खतरा अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ है। और ऐसे में सऊदी अरब की तरफ से भी कुछ ऐसे 16 ममालिक की फहरिस्त जो है वो तैयार की गई है कि जहां पर उन्होंने अपने शहरियों को बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की है कि अगर आप अपने विजिट्स प्लान कर रहे हैं या अगर आपको गैर जरूरी काम है तो कोशिश कीजिए कि आप वहां के लिए सफर इख्तियार ना कीजिए, ताकि सऊदी अरब में जो कोरोना की लहर पर काबू पाया गया। और फिर हज चूंकि माशाल्लाह शुरू होने वाला है, हज की अदायगी का फरीज़ा जो है वो फर्जंदान इस्लाम ने मुकम्मल करना है, उस पर कोई आ सके। आमीन। चलें बढ़ते हैं आगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करेंगे, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का बोर्ड ऑफ गवर्नर बहाल कर दिया गया है। डॉक्टर सईद बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि माजी में डॉक्टर सईद अख्तर के साथ जो सलूक रवा रखा गया, जिस तरह उन्हें अस्पताल से फारिग किया गया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये बड़ा अफसोसनाक अमल था। अस्पताल बंद किया गया, उन्हें फारिग किया गया, अफसोसनाक ये मामला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर सईद अख्तर साहब वापस आ चुके हैं और उन्होंने उनका और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि गरीब और नादार लोगों को जो मुफ्त इलाज की सहूलियात हैं वो फराहम की जाएंगी। जो सिलसिला रुका था, जो डोर टूटी थी, वहीं से उसका दोबारा आगाज हो रहा है। और ऐसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि खादिम आज़म ये पहले भी अपनी कुछ तकारीर में कह चुके हैं माजी की हुकूमत के हवाले से भी कि जो फलाहो बहबूद के मंसूबे हैं, जो आवाम की फलाह के मंसूबे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको साथ लेकर चलें, समझने की कोशिश करें कि किस तरह से उन पर काम किया जा रहा था ताकि आवाम को रिलीफ फ्राहम किया जा सके। तो फिर यहाँ पर माजी की हुकूमतों पर भी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर उनसे पहले कोई गवर्नमेंट वहाँ पर मौजूद थी और अगर लोगों की फलाह के लिए इस किस्म के मंसूबे जो हैं वो तश्कील दिए गए थे तो उनको कंटिन्यू किया जाता है। बहरहाल ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है, एक अच्छा इकदाम है और बाकायदा तौर पर हम देखते हैं कि डॉक्टर सईद अख्तर साहब वापस आ चुके हैं, अपना ओहदा संभाल चुके हैं। लेट्स सी कि जो भी लोगों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए मामला थे, अब वो सिलसिला टूटेगा नहीं, आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक खबर ऐसी है शुएब, इसने जब वो मंजर आम पर आई है तो यकीनी तौर पर परेशान कुन मामलात हैं। और ऐसे में जब हम लोग माहौलियाती आलूदगी की बात कर रहे हैं, खित्ते में क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो गैर मुल्की सतह पर किस तरह से इस बात का दराक किया जा रहा है कि बदलती आबो हवा की वजह से न सिर्फ खित्ते के इंसानों को नुकसान पहुंच सकता है बल्कि इससे चरिंद परिंद भी मुतासिर हो सकते हैं। तो ऐसे में जरा सोचिए कि अगर आपके जंगलात मुतासिर होना शुरू हो जाए तो ये कितना बड़ा अलमिया है। बिल्कुल ये अलमिया है और ये बात हम इसलिए करें चूँकि सुबह बलूचिस्तान में शिरानी में जंगलात में जो आग लगी उसने हम सबको हिला कर रख दिया। उस आग से मुतालिक हम बात करेंगे जिसके बारे में रिपोर्ट भी अब मुरतब कर ली गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्ट पेश कर दी गई है और इसमें मुतासरा इलाके में जारी ऑपरेशन के हवाले से तफसीलात जो हैं वो शामिल हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, सेक्रेटरी जंगलात,
और PDMA के डायरेक्टर जनरल ने मुतासर इलाके का दौरा किया है और मुख्तलिफ टीम्स के 300 अहलकार शेरगली, जरगोन जावर, तोड़गढ़ और तकई के इलाकों में आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो रिपोर्ट के कुछ हिस्सा हमने आपके साथ शेयर किया, मजीद इस पर बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़रा अजीम शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़रा साहबा प्लीज़ सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि हमारे नाजरीन के लिए या वो लोग जिनको इस बारे में भी डिटेल्स नहीं मालूम, हम आगाज़ से जानना चाहेंगे अब तक की तहकीकात में क्या सामने आया, क्यों आग लगी, कितना नुकसान हुआ, थोड़ा सा इसके हवाले से प्लीज शेयर कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फायर आउटब्रेक था ये 12 मई 2022 को यहाँ पर शुरू हुआ और मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि इस किस्म के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो इतना एक्सट्रीम पर ये मामला गया है, पहले ऐसा नहीं हुआ। और जो रीज़न था इस बार इतना बहुत ज़्यादा जो तेज़ी से ये आग फैली है वहाँ पे, ड्राई वेदर की वजह से एंड जो विंड की हाई वेलोसिटी थी उसकी वजह से ये हुआ है। और ये इलाका है डिस्ट्रिक्ट शेरानी और मूसा खेल का, और ये जो पहाड़ी इलाका है मजरी और तोरगर का, कोही सुलेमान भी इसे कहते हैं। कुछ इंसिडेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं अभी तक। सिर्फ जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं वो 3 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ और बहुत माइनर बर्न्स एंड इंजरीज जो थी वो सामने आई थी। 15 के करीब जो हमारे मिसिंग यहाँ पर लोग थे उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया है। और फर्स्ट डे से ही यहाँ पर जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी और आग बुझाने की कोशिशें थी वो जारी थी। और फिर इसमें हमारी PDMA शामिल थी और NDMA की बड़ी सपोर्ट रही है। और इसके साथ साथ हमारी जो आर्मी है, आर्म फोर्सेस, मैं उन्हें भी खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो फ्रंट लाइंस पे मदद के लिए पहुंच जाते हैं। तो 2 हेलीकॉप्टर्स जो थे उनकी तरफ से भी वहां पे फराहम किए गए। और फिर इसके साथ साथ देखें हमारे पास ना कैपेसिटी जो थी वो लिमिटेड थी, क्योंकि पहले इतना जो बहुत ज्यादा ये फायर आउटब्रेक हुआ इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है। तो फिर बहुत हाई लेवल की मीटिंग्स भी हुई। आप लोगों को भी पता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी खुद मीटिंग होल्ड की अभी डे बिफोर यस्टरडे, जिसमें हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी थे, फेडरल मिनिस्टर थे, उसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट सब शामिल थे और बड़े अहम इनिशिएटिव्स लिए गए। और इसके साथ साथ फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से जो फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट था वो मंगवाया गया और आज इंशाल्लाह किसी भी वक्त वो पहुंच जाएगा और इमदादी कार्रवाइयां जो हैं वहां पर जारी हैं। जी ठीक है। फ़रा साहबा एक सवाल मैं आपसे ये भी लेना चाह रही हूँ, क्योंकि रिपोर्ट ही किया जा रहा है कि जहाँ पर ये आग लगी है वहाँ पर चिलगोज़े के बागात भी पाए जाते हैं। चिलगोज़ा चूंकि सर्द मौसम में बेहद मकबूल एक ड्राई फ्रूट है, पाकिस्तान इसे एक्सपोर्ट भी करता है। इस तनाजुर में अगर हम अपना नुकसान देखें तो क्या उसका तखमीना लगा लिया गया है अब तक? नहीं, अभी तो देखिए, अभी तो वहां पर इमदादी कार्रवाइयां और जो आग बुझाने का एक सिलसिला है वो वहां पे जारी है और ये भी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करेंगे इन फ्यू डेज। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि वो चिलगोज़ा जो फॉरेस्ट है और ये तोरगर का इलाका है, यहाँ पर जो हमारे यहाँ की ये जो सौगात है दुनिया भर में जानी मानी जाती है। तो इसकी जो अभी नुकसानात हुए हैं इसको हम फर्दर इंशाल्लाह देख भी रहे हैं। और अच्छा, सोर्स क्या था, रीजन क्या था? 2 मकामात पर जो तोरगर का इलाका है और वहां पर तो मालूमात हम हासिल कर रहे हैं कि इसका रीजन क्या था कि ये फायर आउटब्रेक हुआ तो किस रीजन की वजह से हुआ। जिमरी का जो एक इलाका है और खजूरी का, जिमरी का मैं आपको बताती चलूं लाइटनिंग की वजह से यहाँ पर फायर आउटब्रेक हुआ है और खजूरी का जो इलाका है वहां पर जो लोकल लोग हैं उनकी वजह से ये हुआ है और कानून के मुताबिक उनके हवाले से जो कार्रवाई थी वो भी की गई है और फर्दर जो नुकसानात के हवाले से वो इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम आपको रिपोर्ट देंगे। आपने कहा कानून के मुताबिक कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई है, जो कि दूसरा इंसिडेंट आपने जिक्र किया। पहला तो चलो लाइटनिंग की वजह से था, लेकिन दूसरा चूंकि ज़रा ह्यूमन एरर है ये, बल्कि क्राइम है ये, तो वो थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं कितने लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, ये पिकनिक के गरज से लोग वहां पे चले जाते हैं
और फिर इस किस्म के जो वाकयात हैं वो हो जाते हैं। देखिए, अभी आप लोगों को याद होगा, एक टिकटॉकर ने आपके जो मारगला की पहाड़ियां इस्लामाबाद में, यहाँ पर उन्होंने आग लगा दी। और अगर ये वाकया बहुत ज्यादा बढ़ जाता, क्योंकि देखिए इस्लामाबाद तो जंगल ही है सारा, तो ये इस किस्म के वाकयात, अवेयरनेस कैंपेन जो है ना, ये जरूर चलानी चाहिए। और इस हवाले से चीफ मिनिस्टर ने भी बल्कि इस पे सख्ती से नोटिस लिया है, और इन इलाकों के लोगों में अवेयरनेस कैंपेन जो है उसके लिए भी हम प्लान कर रहे हैं। जी और साहिबा, आपने कहा ना कि अवेयरनेस कैंपेन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूं तो वाकई लोगों को प्यार से समझाना चाहिए ताकि शऊर उनमें बेदार किया जा सके कि आपने किस तरह से अपने माहौल को साफ सुथरा रखना है। लेकिन ऐसे में कानून तो वजह है, लेकिन अगर कानून की अमलदारी हो जाए और लोगों को सख्त सजाएं इस हद तक दी जाएं कि चले उनके लिए बेरेबल भी हो, वो आइंदा ऐसी गलती ना करें। ऐसे में अवेयरनेस कैंपेन्स का ज़्यादा हम लोग देखें कैपेसिटी में नजर आए, या फिर कानून की अमलदारी को यकीनी बना लिया जाए? देखिए, बिल्कुल इसमें लाजमी बात है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि खजूरी के इलाके में वहाँ के जो लोकल लोग थे उनकी वजह से ये आग लगी है। तो कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, कानूनी कार्रवाई भी बहुत जरूरी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारे लोगों के लिए अवेयरनेस कैंपेन भी बहुत जरूरी है। जी अच्छा, एक चीज़ और भी, चूँकि इससे पहले आपने कहा कि ईरान से भी सपोर्ट मिली हमें, और जिस तरह हम NDMA और PDMA का रोल भी देख रहे हैं, हम इदारों का रोल भी देख रहे हैं, और आपने एक जुमला कहा कि माजी में इस लेवल पर आग नहीं भड़की, लेकिन ज़ाहिर है हमें किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहना चाहिए, हुकूमतों को तैयार रहना चाहिए। ऐसी कोई हिकमत अमली अब बनाई गई है कि खुदा न खास्ता अगर अब मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट होता है तो हम प्रिपेयर्ड हों पहले से, क्योंकि 12 को आग लग रही है, अब मतलब 10-11 दिन गुजर गए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इधर एक और अहम बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। पता नहीं आप लोगों ने ये इलाका देखा है या नहीं देखा, लेकिन मैप पे आप लोग भी और सुनने वाले इस इलाके को जरूर देखें, और आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा वो मैप देखने से कि इनएक्सेसिबल एरियाज बहुत मुश्किल है। जो एरियाज यहाँ पर हैं, जो वहां पर पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। इस वजह से भी हमारी जो इमदादी कार्रवाइयां थी उसमें रुकावट आई। और फिर सॉरी, आपका जो क्वेश्चन था जरा उसको दोबारा दोहराएंगे आप? मैं जानना चाह रहा था फराज साहब आपसे कि मुस्तकबिल में ऐसी कोई हिकमत अमली बनाई जाए। ये तो बात दुरुस्त के दुश्वार गुजार रास्ते हैं, पहुंचना मुश्किल है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान तो हमें जुनिपर फॉरेस्ट्स नहीं भूलने चाहिए। माजी में जिस तरह से वो खत्म होते चले गए, अब ऐसे में यहाँ पे ये मामला ना हो जाए, इसके लिए हम क्या हिकमत अमली बना रहे हैं? जी जी बिल्कुल। इस हवाले से बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बहुत जल्द जो है अपना प्लान वाज़े करेगी। जिस तरह कि आप लोगों को मैंने बताया कि पहले इस हद तक वाकया नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया है, तो अब हमें अलर्ट भी रहना पड़ेगा, और बाकायदा तौर पर इस पे हम फर्दर प्लानिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी शेयर की जाएंगी आप लोगों के साथ। भाई, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अंदाजन बता सकती हैं, आज ही ईरानी दस्ता तो इंशाल्लाह पहुंच जाएगा, मजीद कार्रवाइयां जारी की जाएंगी, कितनी फीसद आग पर काबू पा लिया गया है? और कोई टारगेट अगर आप बता सकेंगे इतने वक्त में आप लोग काबू पा लेंगे इंशाल्लाह? कुछ एरियाज जो हैं उसमें तो जो आग बुझाने का सिलसिला है वो जारी है, और उस पर काबू पा भी लिया गया है। और आज आई होप कि ये किसी भी वक्त जैसे ही ये फाइटिंग एयरक्राफ्ट पहुंच जाएगा, तो विद इन अ कपल ऑफ डेज और 3 डेज इस आग पे काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि खुद वहां पर टास्क फोर्स जिस तरीके से बना दी गई है, और चीफ सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी फॉरेस्ट वहां पर खुद पर्सनली मौजूद हैं और मामलात को मॉनिटर कर रहे हैं। जी, जो 3 जानों का ज़िया हुआ उसके हवाले से भी हुकूमत ने कोई ऐलान किया है उनके लवाहिकीन की दाद रस्सी के लिए? जो हलाकतें इसमें हुई हैं उन्हें 10 लाख का जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने ऐलान किया है, और जो जख्मी हैं उन्हें 5 लाख का, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ ऐलानात किए हैं इस हवाले से। ठीक, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरा अजीम साथ मौजूद थी। बलूचिस्तान में लगने वाली आग, शिरानी जो डिस्ट्रिक्ट शिरानी है, यहाँ पर जो जंगलात हैं इसमें आग पर अभी भी काबू नहीं पाया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। चलगोज़े के वहाँ पर दरख्त, नुकसान ज़्यादा, जानी नुकसान बहरहाल ज़्यादा होता है, 1 जान हो, 2 जाने हो या 3 जाने हो, बहरहाल नुकसान है। अल्लाह उन लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए और इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। मुस्तकबिल में ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट
इम्पोर्ट ना हो, उसके हवाले से जो स्टेप्स हम ले रहे हैं ये बहुत अहम है। शुक्रिया ईरान जिन्होंने ताउन किया, जो ताउन कर रहे हैं साग पर काबू पाने के लिए। एक अच्छा हमसाया होने का सबूत ईरान ने भी दिया है। बढ़ते हैं हम आगे, कुछ दीगर खबरें वो शामिल करते हैं और इससे पहले हम बात एक और बीमारी से मुताल्लिक कर रहे थे, विच इज मनी पॉक्स, मंकी पॉक्स। हाँ, मंकी पॉक्स, पैसा बहुत हंस रहे हैं हम, लेकिन सॉरी अब वबा है। अच्छा, वो नाम भी थोड़ा सा ऐसा ना कि उसमें थोड़ा सा बंदा, अच्छा मैं अभी तक कंफ्यूज हुई किस किस्म की बीमारी है। जो मैं इस तस्वीरें देख पाया वो ब्लिस्टर से हैं स्किन के ऊपर, अच्छा, पानी वाले क्या कहना हाँ, दाने हो जाते हैं। अच्छा, जैसे जैसे कोई गर्म पानी के छींटे गिर जाएं तो वो अच्छा जैसे छाला बन जाता है। ओके ओके ओके, ये तो हम बात करें, लेकिन इस वक्त आपको बरह रास्त हम लेकर चलेंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गए हुए हैं, चेयरमैन FBR भी तशरीफ ले गए हैं, हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट आयशा गौस पाशा साहिबा भी उधर हैं, और अब सिर्फ आखिरी 2-3 दिन के पॉलिसी लेवल टॉक्स के लिए, पॉलिसी की लेवल की डिस्कशन के लिए मैं जा रहा हूँ। आज दोहा इसलिए जाना पड़ रहा है कि वैसे तो गुज़िश्ता चंद सालों से IMF पाकिस्तान आती थी, जब से रद्दुल फसाद हुआ है और हमने टेररिज्म की कमर तोड़ी है, लेकिन इस बार, और ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने किसी से जिक्र नहीं किया था, इस बार IMF ने 2-3 हफ्ते पहले हमसे कहा था कि क्योंकि एक धरना होने लगा है इमरान खान का, इसलिए हमको डर लग रहा है, इसलिए हम इस्लामाबाद नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि मैं अपने मुल्क की बात थी और मुझे नहीं पता थी कि धरना होगा या नहीं, तो मैंने ये बात किसी से जिक्र नहीं की थी। लेकिन आज मैं, क्योंकि अब मुझे दोहा जाना पड़ रहा है और मेरी उम्मीद भी ये थी कि पिछले हफ्ते तक हम इनको समझा लेंगे कि वो इस्लामाबाद आएँ, लेकिन बहरहाल आज धरना भी हो रहा है और IMF की वजह से, इस धरने की वजह से मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है, उससे नहीं हो रही बातचीत और मुझे दोहा जाना पड़ रहा है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि इमरान खान ने किसी फॉरेनर को आने से पाकिस्तान में रोका है, जो कि पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए है। आपको याद है कि 2014 में धरने में उन्होंने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी रोका था, जिससे कि CPEC का आगाज़ होना था, और उसकी वजह से, इमरान खान की वजह से CPEC के अंदर 1 साल की ताख़ीर हुई। इमरान खान ने हमेशा अपनी ज़ाती सियासत को पाकिस्तान के मफाद पे तरजीह दी है और झूठ का इस्तेमाल करा है, लोगों को, इस्लाम के लोगों के मज़हब को चैलेंज किया है, लोगों के हिब्बुल वतनी को चैलेंज किया है, लोगों की ईमानदारी को चैलेंज किया है। उस आदमी ने, जो आदमी ने 4 साल फराह गोगी को पंजाब में अनफेटेड पावर्स दिए, तमाम पावर्स दिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, और उसने अरबों जब कमाए तो उसके अरबों कमाने से कहाँ गए, वो ऑन चौधरी बता चुके हैं आपको कि वो कहाँ पे ख्वाब आते थे और कहाँ पे ताबीर होती थी और वो कहाँ पे बैग्स आते थे। वो इमरान खान ये हैं कि जिन्होंने शौकत तरीन के साथ IMF से ये वादा किया था, और ये बात ज़रा गौर कर लीजिए कि IMF से ये वादा किया था कि ना सिर्फ ईंधन पे, पेट्रोल पे, डीज़ल पे सब्सिडी नहीं देंगे, बल्कि इसके ऊपर 30 रुपये फ़ी लीटर टैक्स लगाएंगे। तो आज 70 रुपये की अगर हम डीज़ल पे सब्सिडी दे रहे हैं, तो जो इमरान खान ने और शौकत तरीन ने वादा किया है, उस हिसाब से 70 रुपये पहले सब्सिडी ख़त्म करो, फिर उसके ऊपर 30 रुपये टैक्स लगाओ, तो 100 रुपये ये, और फिर टोटल जो 250 रुपये की प्राइस होती है उस पर 17% टैक्स लगाओ। यानी कि इमरान खान के और शौकत तरीन के फार्मूले से आज मुझे 150 रुपया कीमत बढ़ानी पड़ेगी, 150 रुपया डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी आज मुझे, अगर मैं इमरान खान और शौकत तरीन का फार्मूला नहीं है, ये उन्होंने वादा किया है IMF से, ये मुआहिदा किया है IMF से। वो मुआहिदा जो इमरान खान और शौकत तरीन करके गए, उसके नतीजे में आज हम ये चीज़ें भुगत रहे हैं। इमरान खान और शौकत तरीन के मुकाफे के फार्मूले के तहत, उनके अहद के तहत, उनके वादे के तहत जो उन्होंने IMF से किया है, लिखा हुआ मुआहिदा किया है, उसके तहत 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ने की है और 150 रुपये से ज़्यादा डीज़ल की कीमत बढ़ने की है। लेकिन मेरे वज़ीर आज़म ने यह कह दिया है कि इस कौम के लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस किस्म की प्राइस बढ़ाने पे। तो मैं IMF के पास जाऊंगा और मैंने कहूँगा कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि शौकत तरीन ने वज़ीर ख़जाना की हैसियत से मुआहिदा किया है, मैं ये मानता हूँ कि उसने इस चीज़ को एग्री किया है, लेकिन इस वक्त ये कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, लिहाजा मुझे थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए। मैं इस वक्त ये नहीं कर सकता हूँ। और मैंने 1 महीना 1.5 महीना हमने इसको खींचा है, हम इसको लेके चले हैं आगे, हम सब्सिडीज़ को लेकर चले हैं, लेकिन ये शौकत साहब लग करके गए हैं। और शौकत तरीन साहब जो ये फरमाते हैं कि वो गैप छोड़ के, कोई फंडिंग छोड़ के कहते हैं सब्सिडी की, तो मुझे हंसी आती है। शौकत साहब जो थे इस उम्र तक वो टेक्नोक्रेट थे, किस्म की बातें करते हैं जो कि इमरान खान साहब के
नौजवान सपोर्टर्स बातें करते हैं, यूथफुल सपोर्टर्स बातें करते हैं। शौकत साहब कह रहे हैं कि वो कहीं पैसे छोड़ के गए थे। मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, और ये कोई मैं कुरान मजीद पे हाथ रख के कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं वज़ीर ख़जाना बनने से 1 या 2 दिन पहले फाइनेंस सेक्रेटरी से मिला हूँ। जब ये बात तय हो गई थी कि मैं वज़ीर ख़जाना बनने लगा हूँ, तो मैंने उनसे अपने घर पे तशरीफ़ लाने का कहा था। तो जो उस दिन उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई, जो शौकत तरीन ने भी देखी हुई थी, उसके हिसाब से 1300 कुछ अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट हुकूमत पाकिस्तान का प्रोजेक्टेड था और 5600 अरब रुपए का वफाकी हुकूमत का डेफिसिट प्रोजेक्टेड था उस दिन। ये हल्फिया मैं आपको कह सकता हूँ। तो शौकत साहब कह रहे हैं कि पैसे छोड़े गए, तो कहाँ छोड़ के गए थे? मुझे बता दो, मुझे बताओ किधर पैसे छोड़ के गए थे। ये आके इधर झूठ कहना, ये आके इधर बहतान करना, ये गलत है। ये ना कहें आप कि आप कोई पैसे छोड़ के गए थे, कोई पैसा नहीं छोड़ के गए थे आप। और उसके बाद आप ये कहें कि आपने जो माहिदा किया था, आप माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये 6% जो ग्रोथ दिखाई है 5.97%, वो पहले 6.01 थी, उसकी एडिशन गलत हो गई। और ये कोई नया फार्मूले के तहत इन्होंने, ये अखबारों में आ गया है, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हुकूमत के लोगों ने कराया, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन उसकी वजह से वो जो 6 इन्होंने दिखा दी है, जिस तरह भी दिखा दी है, वो जो 6% दिखा दी है, उसकी वजह से अब IMF कह रहा है कि आपकी मईशत बहुत तेज़ चल रही है, आपको इसलिए करंट अकाउंट का डेफिसिट हो रहा है, इसलिए मईशत स्लो करो। और मईशत स्लो करने का उनका फार्मूला क्या होता है कि शरह सूद बढ़ाओ। तो अब ये शौकत भाई के शौक पूरा करने में हमको शरह सूद भी शायद बढ़ानी पड़े, स्टेट बैंक को बढ़ानी पड़ेगी। ये हर जगह पे बारूदी सुरंग डाल के गए, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो छोड़ के गए, चाहे वो तारीखी सबसे बड़ा इंपोर्ट छोड़ के गए। ये लोग जो 22,000 अरब रुपया, सॉरी 20,000 अरब रुपया बोरो करके गए। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर दूं कि जितना 71 सालों में कर्ज लिया गया था पाकिस्तान के अंदर, तमाम वज़राए आज़म ने मिलाकर उसका 80% इमरान खान ने 3.25 साल में ले लिया। अगर 1 साल रहता तो ये पूरे 71 साल को क्रॉस कर लेता। इस स्पीड से कर्ज ले रहा है। 5,000 अरब रुपए का जो डेफिसिट इस साल आएगा पूरे पाकिस्तान का, और 5600 का वफाक का जो शौकत तरीन छोड़ के गए हैं, ये भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। पहले साल असद उमर ने 9.1% का डेफिसिट दिया, जो 52 साल का रिकॉर्ड था पाकिस्तान की तारीख का। पिछले साल इन्होंने 1983 के बाद सबसे कम कपास उगाई है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे 2017-18 में, तो गंदम एक्सपोर्ट करता था, आज हमको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे तो चीनी एक्सपोर्ट करता था, इनको 2 साल चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे तो हम लॉन्ग टर्म माहदे करके गए थे LNG के, वो इन्होंने माहदे कुछ ख़त्म करे, कुछ और आगे नहीं बढ़ाए। आज पाकिस्तान में ईंधन की कमी है, आज पाकिस्तान में LNG की कमी है, आज पाकिस्तान में कोयले की कमी है। ये सब इमरान खान की वजह से हुआ है। जो आज मुझे IMF जाना पड़ रहा है, दोहा, इस्लामाबाद में नहीं हो रही बात, मेरे मुल्क में बात नहीं हो रही, वो इमरान खान की वजह से हो रही है। जो आज IMF हमारे ऊपर कंडीशन लगा रहा है, ये शौकत तरीन ने दस्तखत करे हैं, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और मैं उनसे कह रहा हूं कि देखो, मेरा मुल्क इस चीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता। और 21 अरब डॉलर इमरान खान के लिए हुए हैं, वो मुझे वापस करने हैं अगले साल, जिसमें सऊदी की डिपॉजिट है, इंशाल्लाह ताला उसको हम री रोल करवा लेंगे। जिसमें UAE की डिपॉजिट है, वो भी इंशाल्लाह री रोल हो जाएगी। लेकिन इन्होंने ये कर्ज छोड़ा है जो अब मुझे वापस करना होगा, इसलिए मुझे IMF से मुज़ाकरात भी ज़रूरी हैं, IMF से भी निभाना ज़रूरी है। लेकिन जिस किस्म का ये वादा करके गए, अहद करके गए IMF से, वो जानबूझ के किया है ताकि मैं आज फंस जाऊँ। और फिर उससे वो बात कहते हैं कि हमने मदद मांगी है। भाई, तुमसे कोई मदद की उम्मीद नहीं है हमको, तुमसे कोई वफा की उम्मीद नहीं है। जो अपने मुल्क का नहीं हो सका, वो मुस्लिम लीग की क्या उम्मीद करेगा यार? जो अपने मुल्क की मईशत को तबाह करके गया है, जो अपने मुल्क की मईशत में बारूदी सुरंग लगा के गया है, जो अपने मुल्क की मईशत के अंदर 4 साल में सबसे ज़्यादा कर्ज लेके गया है, जो अपने मुल्क की मईशत को नंबर 3 इन्फ्लेशन पैदा करके गया, जो अपनी मुल्क की मईशत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा के गया, 60 लाख लोगों को बेरोजगार करके गया, जो अपने मुल्क की मईशत के अंदर, अपने मुल्क के अंदर 2 करोड़ लोगों को खतरे गुर्बत के साथ देके गया, वो मुस्लिम लीग का साथ देगा? हम उसका साथ मांगेंगे? तो ये बात ना करें आप शौकत तरीन साहब, ये बात ना करें इमरान खान साहब। आप धरना तो खेल रहे हैं, आप अपनी सियासत तो चमका रहे हैं, लेकिन इससे मुल्क को जेन्युइन नुकसान होता है। आज IMF पाकिस्तान में नहीं है, मेरी धरती पे इसलिए नहीं है, और मुझे दोहा इसलिए जाना पड़ रहा है कि आपने धरना किया था। और ये मैं कुरान पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि ये बात दुरुस्त है।
आज जब 2014 में शी जिनपिंग नहीं आए, पाकिस्तान और सीपैक डिले हुआ, वो भी आपका धरना था। और फिर सीपैक को आगे आपने कत्ल कर दिया, सीपैक को आगे आपने मार दिया, सीपैक को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मईशत की कोई चीज़ नहीं। और अब आप जाके बात करते हैं कि पता नहीं कौन सी कंस्पिरेसी ने आपको हटाया। तो IMF को तो पहले से पता थी कि आपका धरना इस दिन होगा। मुझसे तो पहले IMF को पता थी। मुझे तो उस दिन हैरत हुई थी जब इन्होंने ये बात करी थी। आप ये बात कर रहे हैं कि आपको अमेरिका ने हटाया, तो फिर चाइना तो फिर हमारे बड़े खिलाफ होना चाहिए। चाइना तो बिलावल भुट्टो साहब को कल उन्होंने बड़ा इस्तकबाल किया है। चाइना तो हमसे बड़ी दोस्ती की बातें कर रहा है। पता नहीं कैसी दुनिया में चले गए। वो भूल गए इमरान खान जब ये कहते थे कि मैं आटे और टमाटर की बात, प्राइसेस की बात नहीं करने आया हूँ। मैं आपको आज कहने लगा हूँ कि शहबाज शरीफ आया है इसलिए कि वो टमाटर की कीमतों के ऊपर नज़र रखेगा। शहबाज शरीफ आया है इसलिए कि वो आटे की कीमत पर नज़र रखेगा। 4 साल इमरान खान रहा है, कभी 70 रुपये के नीचे चीनी नहीं आई। शहबाज शरीफ आया, आज 70 रुपये के नीचे चीनी आ गई है। होलसेल प्राइस चीनी की एक्सपेक्टेड प्राइस 70 रुपये के नीचे है। आज यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन में भी 70 रुपये की मिल रही है। आज हम 200 रुपये का यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन में 195 रुपये का घी सस्ता दे रहे हैं। मतलब जो कीमत है उससे 195 सस्ता दे के 260 का दे रहे हैं। आज हम आटा भी सस्ता दे रहे हैं, उधर 400 रुपये का 10 किलो का बैग। ये इमरान खान भी कर सकता था। 400 रुपये का 10 किलो का बैग इमरान खान ने क्यों नहीं किया? ये इमरान खान भी कर सकता था। 70 रुपये से नीचे चीनी क्यों नहीं लेकर आया? बातें तो बड़ी बड़ी करता था कि ये कमीशन बनाऊंगा, वो कमीशन बनाऊंगा। और ये फिर मुझे ये भी बता दें कि ये बुजदार साहब ने 16 सीमेंट के लाइसेंस बेचे हैं पंजाब में। 16 सीमेंट के लाइसेंसेस पंजाब में बेचे हैं। कुछ बुजदार ने बेचे हैं, कुछ और लोगों ने बेचे हैं। मुझे ये बताओ कि मैं जो आप लोग जानते हो नहीं कि 2 लाइसेंस से ज़्यादा, 2 ये लाइसेंस जो सीमेंट का होता है उसमें लाइमस्टोन की क्वारिंग करनी होती है, लाइमस्टोन की माइनिंग करनी होती है। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे क्योंकि इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। शहबाज शरीफ ने 10 साल में एक भी लाइसेंस नहीं दिया। इन्होंने 3 साल में 16 लाइसेंसेस दे दिए और बेचे हैं लाइसेंसेस। उन कंपनियों को दिए हैं जिनका लाइसेंस से कोई ताल्लुक नहीं था। कंस्ट्रक्शन कंपनियों को दिए हैं, लैंड मैनेजमेंट कंपनी को दिए हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान की सब। मुझे तो ये बताएं ना, ये बताएं ना कि वो 190 मिलियन पाउंड किसी को वापस क्यों कर दिए खान साहब ने। ये बताएं ना। ये करप्शन की बात करते हो तो ये जवाब देना कि रावलपिंडी का अलाइनमेंट क्यों चेंज हुआ है पिंडी रिंग रोड का। ये करप्शन की बात करते हैं तो मैं आपसे एक आखिरी गुजारिश कर देता हूँ, फिर सवालात आपके अगर कोई है तो जवाब दूंगा कि 27 अरब रुपए में, ये बात बहुत ज़रूरी है, 27 अरब रुपए में जब 29 किलोमीटर लंबी लाहौर की BRT बनी थी तो इमरान खान कहता था कि शहबाज शरीफ ने इसमें चोरी की है। 29 किलोमीटर लंबी ही, उतनी ही लंबी जब पेशावर BRT बनी तो वो 100 अरब रुपए की बनी है। वो कहते नहीं 100 की नहीं है, 70 की है। मैं कहा चलो 70 की मान लेते हैं। अगर 70 अरब रुपए की बनाई है 27 अरब की जगह, तो वो जो 43 अरब रुपए एक्स्ट्रा लगा है वो किसने चोरी करी है? वो भी तो हिसाब दो कौम को। ये बिलियन ट्री सुनामी में बिलियन ट्री तो नहीं है, वो पैसे किधर गए? वो भी तो हिसाब दो। मुझे बताओ कि पिंडी का अलाइनमेंट क्यों चेंज हुआ है? मुझे बताओ कि फरागो की दुबई क्यों गई हुई है, आती क्यों नहीं है? मुझे बताओ कि शहजाद अकबर क्यों गया हुआ है, आता क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करता है? मिफ्ता इस्माइल तो कहीं नहीं गया, 4 साल रहा, आपने जेल भी बंद करा, ECL में भी डाला, यहीं बैठा रहा है, आप लोगों से बातें भी करता रहा है। हमने तो हिसाब दिए हैं, अब आप दें। और मईशत का हिसाब दें आप कि ये जो 2 करोड़ लोग गुर्बत के नीचे डाले, इसका जवाब कौन देगा? ये तो तुम LNG लेके आना भूल जाते थे, इसका जवाब कौन देगा? ये जो अली जैदी पैसे लेता था इसलिए वो LNG के टर्मिनल नहीं लगे, और इसका जवाब कौन देगा कि आज गैस की शॉर्टेज पूरे कराची में क्यों है? आज बिजली की लोड शेडिंग क्यों है? 7500 मेगावाट बिजली के प्लांट बनते जिस दिन शहबाज शरीफ हुकूमत में आया। ये इमरान खान जवाब दे। इमरान खान जवाब दे कि ये क्यों IMF से इसने मुआहदा किया है जिसके तहत ये 30 रुपये टैक्स लगाना था, जिसके तहत सब्सिडी ख़त्म करनी थी, जिसके तहत 17% सेल टैक्स लगाना था। ये बताए। मुझे रात को मैं एयरपोर्ट से आया हूँ लाहौर से, तो मुझे किसी ने कहा कि मेडिकल इक्विपमेंट, एक्सरे लेने का इक्विपमेंट के ऊपर 17% शौकत तरीन ने दिसंबर में टैक्स लगाया है। ये क्यों माना है शौकत तरीन कि एक्सरे के इक्विपमेंट के ऊपर टैक्स लगेगा? मुझे बताइए, कोई तरीका है? आप वो वेंटिलेटर्स जो हुकूमत पाकिस्तान खरीदती है, आपको उसके ऊपर टैक्स लगाना पड़ रहा है 20%। ये कौन सी दुनिया है जिसके अंदर आप ये मायदे करके आते हैं और फिर हमको मुहिब्बे वतनी के भाषण देते हैं? तो खुदारा ऐसी बातें करना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें। तो मैं एक मदद मांगता हूँ, मैं तमाम सियासी पार्टियों से एक मदद मांगता हूँ कि 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता तो सच बोल दो।
एक हफ्ता तो सच बोल के बता दो शौकत तरीन कि कोई पैसे तुम छोड़ के नहीं गए थे। जहां तुमने कहा था कि 25 अरब रुपए का तुम डेफिसिट छोड़ के गए हो, वहां 1300 अरब रुपए का छोड़ के गए हो। एक दिन ये बता दो इमरान खान, ये बता दो कि तुमने इस दस्तखत करे इस माहे पर कि जिसके तहत आज पेट्रोल की सब्सिडी खरीदनी खत्म होनी है। इमरान खान ये बता दो कि तुम्हारे ज़माने में 2 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे गए। इमरान खान ये बता दो कि 16 लाइसेंसेस जो बेचे हैं उस्मान बुज़दार की क़यादत में वो बिके हैं। इमरान खान ये बता दो कि फराग होगी को तुमने इजाज़त दी थी कि वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र करे और उससे पैसे ले। शुक्रिया सर। क्वेश्चन है, आप जैसे आपने कहा कि ये IMF पहले यहाँ आती थी मुज़ाकरात के लिए, अब दोहा जाना पड़ रहा है ये सारे धरने की वजह से। क्या धरने के अगर लगता है 25 तारीख को मुज़ाकरात भी, आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर डायलॉग्स पर? ये मैं कौम को ये बात बताना चाहता हूँ कि अब मुझे दोहा जाना पड़ रहा है, मैं दोहा चले जाऊँगा। ज़ाहिर है मैं अपनी धरती पे बात करता, मेरे लिए आसानी हो जाती। मैं अपने वज़ीर आज़म से बार बार कंसल्ट कर लेता, मैं दूसरे वज़राओं से कंसल्ट कर लेता। नवीद कमर साहब है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, दीगर वज़रा हैं उनसे मैं, इकनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर सरदार अयाज़ हैं, पेट पावर के मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर हैं, पेट्रोलियम के मिनिस्टर मुशतक मलिक हैं जो आज कराची भी तशरीफ़ लाएंगे। इन तमाम लोगों से मैं बातचीत कर लेता। अब मुझे जाना पड़ रहा है लेकिन बहरहाल फ़ोन वगैरह पे बात करूँगा। लेकिन मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये 2 दिन के अंदर IMF से मायदा तय करके आऊँगा। बग़ैर तय करे इंशाअल्लाह ताला नहीं आऊँगा। IMF से इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अच्छी मुस्बत खबर लेके आऊँगा। सर ये तो कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपसे नहीं समझ पा रही ना तो आप हमें थोड़ा सा बुला लें, भले ऐसे दोस्ताना तौर पर बुला लें ताकि मैं आपको नैन सीधी करके देता हूँ। अब आपने इतने सारे इल्ज़ाम लगाती है, हफीज़ शेख क्या कि यही सेम टू सेम यही इल्ज़ाम लगाते थे भाई। आप तो ये भी वही देखिए, आप शौकत तरीन साहब ने मईशत संभाल ली, 16 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट दे दिया, ये मईशत संभली है। 5,600 अरब रुपए का डेफिसिट कर दिया, ये मईशत संभली है। आप देख लीजिए मेरे भाई, ये PTI वाले बार बार बोलते थे ना, तो आप जाके कैंडी लैंड की बैलेंस शीट भी देख लो और सिल्क बैंक की बैलेंस शीट भी देख लो, फिर देख लो किसको मईशत ज़्यादा चलाने आती है। ठीक है, जो इमरान खान ने मरियम नवाज़ के लिए अल्फाज इस्तेमाल करे हैं, इस पे ये इमरान खान की जहनीत की, इसकी बस्तगी की, इसकी नीच पने की मिसाल है और मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो दूसरा आपने सवाल किया था कि IMF के कड़ी शराइत हैं, उसका क्या होगा, तो बिल्कुल बात दुरुस्त है जो मैंने आपसे गुजारिश करी कि जो शौकत तरीन साहब माहिदा करके गए IMF से, उसके हिसाब से 150 रुपया डीज़ल का बढ़ाना पड़ेगा और 100 रुपया पेट्रोल का बढ़ाना पड़ेगा। वो नहीं होगा, मैंने मना कर दिया। शहबाज शरीफ ने मुझे मना कर दिया, मुझे मियाँ नवाज शरीफ ने भी मना कर दिया। ऐसा कोई माहिदा नहीं होगा जिसके अंदर शौकत तरीन साहब की बातें जो हैं वो मैं, लेकिन अब शौकत तरीन की बातों से मैं कितना पीछे हटूँगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं IMF से लिखवा लूँगा कि भाई तुम क्या चाहते हो मुझे बता दो, क्योंकि मैं दोहा में हूँ, फिर मैं आके पाकिस्तान में अपने बॉस से बात करूँगा। अगर इस्लामाबाद में होते तो हम वहीं पे तय कर लेते, लेकिन मुझे जैसे मैंने कहा कि कोई वज़रा मेरा साथ कलीग नहीं होगा, तो मैं उनसे लिखवा लूँगा कि तुम क्या चाहते हो, मैं लेके आऊँगा इंशाअल्लाह ताला वो। लेकिन वो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जो शौकत साहब ये बातें मान के गए थे वो मिफ्ता इस्माइल नहीं मानेगा। सर एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा कि लोड शेडिंग बढ़ गई, अब तो गैस की लोड शेडिंग हो गई, इंडस्ट्री का पहिया भी बैठ रहा है, इकोनॉमी कैसे रिवाइव हो गया कि इतने सारे मैटर से, तो आप कैसे इसको डील करेंगे? ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त बहुत लोड शेडिंग है बिजली की पाकिस्तान भर में, और इस वक्त गैस की भी लोड शेडिंग है। कराची में बिलखुसूस इंडस्ट्री को बहुत लोड शेडिंग है। इसीलिए मैंने आपसे गुजारिश करी कि मेरा भाई मुस्तदक मलिक आज कराची आ रहा है, अगले 2 दिन तक, आज और कल, ये SSGC से मिलेगा, तमाम कराची के बिज़नेसमैनों से मिलेगा, और मैं तमाम बिज़नेसमैनों को इस वक्त ये दावत भी देता हूँ कि मुस्तदक साहब यहाँ पे रहे, आप इनसे मुलाकात कर लीजिए, वो आपसे मुलाकात करेंगे, और ये इंशाअल्लाह ताला हम जितना मुमकिन हो सकेगा इसका मसला हम सुलझा लेंगे, जितना मुमकिन हो सकेगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि 2 साल तक इन्होंने, 3-4 साल तक इन्होंने टर्मिनल नहीं लगाए, क्योंकि इन्होंने कोई गैस के मुआहदे नहीं करे, तो गैस की शॉर्टेज है, तो मुस्तदक मलिक आकर कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन शॉर्टेज ख़त्म नहीं करेंगे। इसी तरह जो बिजली की शॉर्टेज है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोयला लेना नहीं है, इन्होंने कोयला नहीं लिया, 4 में से 3 साल LNG लेना भूल गए। ये इस वक्त कोयला महंगा मिल रहा है, फर्नेस ऑयल महंगा मिल रहा है। ये हम जब आए तो 5,500 मेगावाट इसलिए बनता कि वहाँ पर ईंधन ही नहीं था, कहीं कोयला नहीं था, कहीं डीजल नहीं था, और 2000 इसलिए बनता कि इन्होंने मेंटेनेंस नहीं करवाई थी। तो ये तो एकदम नाअहल लोग हैं जी। अच्छा सर ये बता दीजिएगा कि 25 तारीख को इन्होंने जैसे लॉन्ग मार्च को दी थी, उस दौरान आपके वहाँ पे रात को होगा सर, एक क्राउड होगा इस्लामाबाद में, आप क्या समझते हैं कि आप ये कर पाएंगे? यार ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, कसम से मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला के घर पे इंसाफ है,
और ये अल्लाह ताला ने इनसे गलती करवाई है, इमरान खान से। ये अपने बहकाए में आ गए हैं, ये अपनी एरोगेंस के बहकाए में आ गए हैं और ये आए एक मरतबा धरना करने के लिए। एक मरतबा मैं देखिए पिछली मरतबा भी जो धरने हुए थे और ये कह चुके हैं मेरे भाई कामरान शाहिद कि 400 आदमियों के धरने को हम 40,000 का धरना दिखा देते कैमरे से। तो ये पिछली मरतबा भी जो 400 आदमी आते थे वो भी ताहिरुल कादरी के होते थे और जो भी इनको सपोर्ट दी। अब देखते हैं ना कि कितना धरना करते हैं। वो इमरान खान साहब अब तो उस पर आ गए हैं कि अब न्यूट्रल हो जाओ, कभी बोलते हैं न्यूट्रल जानवर होता है। ये आदमी जो मर्जी मुंह में आए बोल देता है, इसको अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है। जो इसको पावर में लेकर आए, जहांगीर तरीन, हलीम खान, दीगर और लोग, सबके खिलाफ उसने उनके खिलाफ भी उसने बेवफाई की है। ये सबसे बेवफाई करता है, अपने पार्टी के लोगों से बेवफाई करता है, ये अपने मुल्क के साथ बेवफाई करता है। सर एक आखिरी क्वेश्चन लीजिएगा सर। एक मिनट जी। मैं आपको सच बताऊं कि अगर मैं एज अ वज़ीर ख़जाना मईशत के ऊपर से ध्यान छोड़ के इमरान खान के केसेस के ऊपर या शहजाद अकबर के या फ़राह गोगी के या उस्मान बुज़दार के या जुल्फ़ी बुखारी के केसेस के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दूँ ना तो फिर मईशत का बुरा हाल हो जाएगा। इसी इमरान खान की एक वजह गिरने की ये थी कि वो उसको, मैं कसम खा के बता रहा हूँ कि उसको गवर्नेंस का कोई शौक़ नहीं था। वही समझ रहा था कि बस नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ को जेल में डाल दो, सही सब चीज़ें सही हो जाएगी। तो हमारी हुकूमत में ऐसे लोग हैं जिनका ये काम है कानून का, मेरा वो काम नहीं है, तो मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। जी लास्ट क्वेश्चन ये कि ये जो पॉलिटिकल है थोड़ा सा धरना देने आ रहे हैं, कह रहे हैं 10 लाख या 20 लाख लोग लेके आएंगे, ये क्या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं कि कल को कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो दूसरी अपोनेंट से 40 लाख लेके आके गवर्नमेंट तब्दील कर देंगे? भाई इमरान खान के कहने से और चीज़ें होने में, कौल व फैल में इमरान खान का जितना फ़र्क है, एक तो कौल और कौल में ही फ़र्क है। आप कौल व फैल को तो छेड़ दें, 10 लाख आदमी लेकर इमरान खान आ जाए तो क्या मतलब अब क्या इसमें बोल सकता है। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 10,000 आदमी भी इमरान खान नहीं ला सकता इस्लामाबाद, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। ला के दिखा दे, डरना करके दिखा दे, ये करके देख ले। बहुत शुक्रिया आपका। आइए। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दोहा रवानगी से कबल एक गुफ्तगू थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर माजी की हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत के फॉर्मूले को सामने रखा जाए, पेट्रोलियम प्राइसेस से मुतालिक वो गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि उस फॉर्मूले के तहत यानी इमरान खान और शौकत तरीन के फॉर्मूले के तहत अगर हम प्राइसेस बढ़ाएंगे तो 150 रुपये डीजल की प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा जो माजी में गलतियाँ कोताहियाँ होती रही हैं उसका खमियाजा अब आवाम भुगत रहे हैं। और ये दोहा जाने से कबल उनकी मीडिया से गुफ्तगू के हवाले से उन्होंने बात की कि जिस किस्म की मॉनेटरी पॉलिसी मंजर आम पर लाई गई है, जिस किस्म का फॉर्मूला जनरेट किया गया था, उस पर शरह सूद भी हमें आगे चलकर बढ़ानी पड़ सकती है। और हम इस किस्म का कोई भी फैसला लेने में अभी जो है देख रहे हैं मामलात, क्योंकि ये हमने अवाम पर अगर बोझ डालना भी है तो स्ट्रेटेजी देखना होगी कि हम अवाम को रिलीफ कहां कहां पर जाके प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मामलात मईशत के एतबार से इस कदर जो है वो नाजुक हैं कि हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान जो है वो हमारे लिए पेट्रोल प्राइस कम करके बारूदी सुरंगें बिछा कर गया है। इस कदर मुसीबत में डाल दिया गया है मुल्क की मईशत को कि इसे बाहर निकालना हमारे लिए इस वक्त इंतहाई मुश्किल हो चला है। लेकिन इसके बावजूद हम जो एक नया बजट पेश करने जा रहे हैं उसमें कोशिश की जाएगी कि अवाम को भरपूर रिलीफ फ्राहम किया जाए। चलें बढ़ते हैं आगे और कुछ इंटरेस्टिंग सी खबरें हैं हमारे पास, वो आपसे शेयर करते हैं। अमेरिका आपको लेकर चलते हैं जहाँ की हॉस्पिटल में इलाज की गर्ज से एक खातून जो आई तो डॉक्टर के सामने जब वो रोई तो उसे $40 मजीद बिल पे करना पड़ा। यानी रोई क्यों, $40 अदा करने पड़ेंगे। तबीयत ख़राब है समझ आती है, आप अगर कहते हैं जी दवाई महंगी है समझ आती है, लेकिन डॉक्टर के सामने रोने पर बिल थमाया गया है इस खातून उनको। तो आइंदा वो डॉक्टर के सामने जाएंगी तो शायद बिल्कुल वो नहीं रोएंगी, बल्कि बस जो बिल बनता है भाईजान मैं अदा करती हूँ और घर जाती हैं। अच्छा मुझे ये समझ नहीं रही कि वो रोई है या वो फूट फूट कर रोई है, तो डॉक्टर ने जो है उनको जुर्माना आयद कर दिया है। देखिए $40 जुर्माना में कुछ ना कुछ मामला तो है, ज्यादा तंग के डॉक्टर को इन्होंने। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा ही है कि रोना देख के आंसू निकल आते हैं, ये मामला हो सकता है। लेकिन अगर आप
फूट कर रोएंगे, और अगर आप इर्द गिर्द के लोगों का जो सुकून है वो भी बर्बाद करेंगे, क्योंकि पेशेंट्स वहां पर बहुत आए होते हैं, बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं कि लवाहिकीन वहां पर मौजूद होते हैं, तो वो भी घबरा जाते हैं। तो ऐसे में आपको, हम पाकिस्तानियों को भी कहेंगे कि आपने भी अपने इर्द गिर्द के माहौल में चाहे क्लिनिक विजिट करें, चाहे आप हॉस्पिटल विजिट करें, इमरजेंसी विजिट करें, जरा बाकी लोगों का भी ख्याल रखें। लेकिन चूंकि कुछ मामला ऐसे होते हैं कि जहां पर लोग जो है वो अपने आखिरी जिंदगी की सांसें ले रहे होते हैं, लेकिन वहां पर अगर कभी ऐसा कोई वाक़या रूनुमा हो भी जाए तो उनके साथ कोऑपरेट करें। चलें बढ़ते हैं आगे। एक और खबर हमारे पास है, और वो है जिस तरह कहा शौक दा कोई मोल नहीं, तो यही वजह है कि ऐसी खबरें ऐसे मामले की वजह बनती हैं। दुनिया की सबसे प्यारी गाड़ी रखने का एजाज़ ये किसको हासिल हुआ जनाब? 66 ईयर्स ओल्ड ये कार है, 28 अरब रुपए में फ़रोख्त की गई है। मर्सिडीज़ बेंज 1955 मॉडल की कार, नीलामी के तमाम रिकॉर्ड्स इन्होंने तोड़ दिए और जर्मनी में इस कार की नीलामी हुई है। इट्स ब्यूटीफुल बाय द वे, और बहुत ज़्यादा ये महंगी जो है वो बिकी है। इंतहाई खूबसूरत कार, मतलब जिस तरीके से इसके दरवाजे खुले में फील लाइक अ विंग, और ये गाड़ी मतलब पूरी शूट करवाने वाली गाड़ी है। आप इसके अंदर ईस्टर्न शूट्स करें, ब्राइडल शूट्स करें, स्टिल शूट्स करें, इंतहाई खूबसूरत कार, और जिसने ली है मतलब उसके भी टेस्ट की दाद देनी पड़ेगी। 28 अरब रुपए आखिर उसने लगाए हैं। चलें एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे कुछ और सेगमेंट के साथ, रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक के बाद जब हम आए हैं तो ये सेगमेंट हम खुसूसी तौर पर बच्चों के लिए लेकर आए हैं। वो इसलिए कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस की तरबियत मिलना कितना ज़रूरी है, किस उम्र में उन्हें अपने दिफा के जो बुनियादी स्टेप्स है वो आने चाहिए, और ये जो हमारे यहाँ मार्शल आर्ट्स का कॉन्सेप्ट है, बड़े से बहुत पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वह अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स की तरफ लेके जाएं, उनका जो तवज्जो है वो ज़रा वहाँ पर मरकूज़ की जाए। तो इसमें उम्र का जो इंतखाब है वो कितना ज़रूरी है? क्या आपने बहुत छोटी उम्र में तो बच्चों को वहाँ पर नहीं भेजे, क्योंकि बड़े अजीब अजीब किस्म के स्टंट्स और स्टेप्स होते हैं, तो वो बच्चों की डेफिनेटली उनकी जो फिजिकल कैपेसिटी है उसको भी मुतासिर कर सकते हैं। ऐसे में जब हम लोग ये बात करते हैं कि बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना है, कराटों की तरफ लेके जाना है, तो ऐसे में एक अच्छा नाम, एक बड़ा नाम, जिसको अक्सर आप जिन्हें देखते हैं, जानते हैं, और अक्सर अपने बच्चों की तरबियत के लिए उन्हें वहां पर आप भेजते भी हैं। मुदस्सिर महबूब साहब हमारे साथ सूबे पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं और अब तक हजारों बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। कौमी मुकाबलों में कई मेडल्स उन्होंने अपने नाम किए हैं, जबकि 2011 में जापान मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट अपने नाम किए हैं, और 2015 में कोरियन मार्शल आर्ट्स में भी ब्लैक बेल्ट जीत चुके हैं। एग्जैक्टली। मुदस्सिर साहब साथ मौजूद हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया। सर कोविड ने कितना डिस्टर्ब किया आपकी इन ट्रेनिंग्स को 3 साल? कोविड ने तो सारी दुनिया को ही डिस्टर्ब किया, तो उसमें काफ़ी हम जितने हमारे इंडोर सेटअप्स जितने हमने बनाए हुए थे वो सारे हमें क्लोज़ करना पड़े थे, और काफ़ी लाइक हम लेस देन 50 पे हम आ गए थे ऑलमोस्ट। ओके जी। अब सर थोड़ा सा बताएं कि ताइक्वांडो, लाइक हम जब मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो आपका फोकस किस तरफ है? सेल्फ डिफेंस की तरफ ही है? बेसिकली हमारी टीम डिफरेंट गेम्स को लेके काम करती है, डिफरेंट गेम्स को प्रमोट करती है, लेकिन बेसिकली मैंने अपने आप को जो मेरा जो मिशन है वो मैं टीम के साथ मिलके सेल्फ डिफेंस के ऊपर काम करता हूँ। बच्चों को भी और ख़वातीन को भी? जी बिल्कुल, बच्चों को, बड़ों को। बेसिकली ये हमारा सेल्फ डिफेंस के जो इवेंट्स हैं ये हमारे डिफरेंट हम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके करते हैं, डिफरेंट स्कूल्स के साथ, डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके ये इवेंट्स हम करते हैं। तो उसमें जहाँ जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ जहाँ पर कोई हमें इनवाइट करता है, जहाँ जहाँ से कोई हमें अप्रोच करता है, हम वहाँ जाके वर्कशॉप्स। तो मुदस्सिर ये बताएगा, ऐसे में बच्चे कितनी तादाद में आपके पास हैं, ख़वातीन कितनी तादाद में आपके पास हैं, और लोगों का रुझान इस तरफ कितना है अब? जब हमने स्टार्ट किया था, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। ये 2013 की बात है, जब इस्लामाबाद के अंदर बेसिकली हमने अपने लिए मार्शल आर्ट्स एक क्लब ढूंढने की कोशिश की थी। हम 2 दोस्त थे। तो उस टाइम वो टाइम ऐसा था कि 2006 से यहाँ पर ऑलमोस्ट मार्शल आर्ट्स क्लोज़ हो चुका हुआ था, और यहाँ पर हमें ट्रेनिंग के लिए क्लब नहीं मिला था। तो हमारे जो दूसरे दोस्त हैं वो, चूँकि मेरा जो गेम है वो लाहौर से मैंने सीखा था, और जो मेरे दूसरे दोस्त हैं उनका जो बेसिक था वो यहीं का था। और फिर उनके जो कोच थे उनसे रब्ता हुआ, तो उस रेफरेंस से हमें एक जगह ऐसी मिली जहाँ पर कोच अवेलेबल नहीं था, लेकिन एक साबका क्लब था जिसको हमें ये कहा कि जी आप
अब आप Revive लोग कर सकते हैं हाँ अब आप इसको कंटिन्यू करें एज कोच करें, Right. मतलब एज स्टूडेंट आपका नहीं है तो फिर बस तो आप वहाँ तो से स्टूडेंट बनने गए थे, आप कोच बन जी गए। हम स्टूडेंट बनने गए थे, तो ये दैट वाज टाइम के जब इस्लामाबाद में मार्शल आर्ट्स नहीं था। Okay. और तब से फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा सिचुएशन है कि हमारे यानी ट्रायल्स या कोई इस तरह का कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई छोटा मोटा ट्विन सिटी का इवेंट होता है तो 400, 500, 600 इतने प्रोफेशनल जबरदस्त। प्लेयर जो इस इवेंट में खेलने के लिए आते हैं। तो जैसे कि हमने जापान का भी जिक्र किया, वहाँ पे भी आपने मेडल अपने नाम किया और इसके अलावा भी आप इंटरनेशनली मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं, खुद भी या आपके सिखाए गए बच्चे भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करते रहे हैं? जी बेसिकली इंटरनेशनल का तो नहीं, ये जो सर्टिफिकेशंस होती हैं ये बेसिकली हमें यहीं पे टेस्ट दे के अच्छा। यहीं पे ये ठीक है। अवार्ड होती हैं। और बाकी अभी तक हमें नेशनल लेवल पे खेलने का मौका मिला है तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने मनवाया। इस्लामाबाद में मेरे ख्याल से जितने मेडल्स हमारी टीम के पास हैं इतने से हमारे अलावा किसी और के पास अभी तक जबरदस्त। नहीं ठीक। है नेशनल लेवल के। अच्छा, थोड़ा सा अब समर कैंप्स पर आते हैं, चूँकि समर कैंप्स का बड़ा रुझान हम देख रहे हैं पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट में। अब जब बच्चों की छुट्टियां होंगी तो कहाँ कहाँ पर समर कैंप्स लग रहे हैं जहाँ पर आप खुद जाके उनको ट्रेनिंग देंगे बिलखुसूस सेल्फ डिफेंस की? बेसिकली हमारा पहले तो प्लानिंग कुछ और थी। हमने 5 कैंप हमने ऑर्गेनाइज़ करने थे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। फिर हमने ये सोचा कि हम रिड्यूस करते हैं, कम रखते हैं। और इसमें यह है कि हमारे इस वक्त 2 कैंप्स के ऊपर हमारा फोकस है। एक हम F9 पार्क में कर रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, और एक हमारा बैरिया के लिए है जो बैरिया को और DHA वगैरह इन लोगों को एंटरटेन करने के लिए। अच्छा, चूंकि जब हमने सेगमेंट स्टार्ट किया तो हमने कहा था कि स्पेशली ये सेगमेंट जो है वो हमारे छोटे बच्चों के लिए है। कितनी इंपॉर्टेंस है ताइक्वांडो की, मार्शल आर्ट्स या कराटे, इस किस्म की फिजिकल एक्टिविटीज़ की? बच्चे खुद को कितना खुद एतमाद समझते हैं और किस उम्र का इंतखाब ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है? मार्शल आर्ट्स आप ये तो ये कॉमन सेंस की बात है कि मार्शल आर्ट्स एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है आपका कि जो आपको सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलती है वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। True. और बाकी रही बात आपकी जो आपने एज की बात की, तो मेरा तो हमने मतलब हम 4 ईयर प्लस में बच्चे को लेते हैं। ठीक है। और मेरा सजेशन भी यही होता है, देखें सेल्फ डिफेंस की आपको उसी एज में ज़रूरत होती है जब आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते। तो वहाँ पर आपको टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए होती है, ताकि आपको अगर कोई आपसे स्ट्रांग पर्सन भी आ जाए तो उसको भी आप टैकल कर सकें, उसको भी आप हैंडल कर सकें। लेकिन जब आप स्ट्रांग हैं, आप 20-22 जो एजेस हैं जिसमें एक यंग एज जो होती है, इसमें तो आपको अगर आप कुछ भी ना करें तब भी आप अपने तब आप को टेक्निक नहीं, तब एनर्जी से काम चल जाता है। लेकिन बच्चों के लिए तो एनर्जी बच्चों से के लिए ज़्यादा ये चीज़ टेक्निक की बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। अब जिस तरह आपने खुद भी कहा कि 4 साल मिनिमम एज आपने रखी है, उसके बाद आप लोग सिखाते हैं। अब समर कैंप्स में क्या होता है, कितने हफ्ते का समर कैंप होता है, कितने घंटे की ट्रेनिंग्स होती हैं, और उसमें क्या बच्चा जब उस ट्रेनिंग से निकलता है तो फिर कोई भी ऐसा मामला हो तो बच्चा उस टेक्निक से अपने आप को बचा लेता है? मैं आपको एक कॉन्सेप्ट शेयर कर दूं कि हमने ये समर कैंप की जो प्लानिंग्स हैं हम करते क्यों हैं। बेसिकली हमने ना ये टाइम होता है जिस टाइम हम पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं और उनके बच्चों को हम स्पोर्ट्स के अंदर लेके आते हैं। यानी हमारे पास इस वक्त जो भी बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं ये वो वाले बच्चे होते हैं जो बस खाली समर ही के लिए आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन ने हमें ज्वाइन किया है वो उन्होंने सिर्फ हमें समर नहीं किया, बल्कि उन्होंने समर के बाद फिर हमें हमारी रेगुलर ब्रांचेस समर के बाद उन्होंने विंटर भी कर दिए। जी बिल्कुल, तो उन्होंने कंटिन्यू किया हमारी ब्रांचेस के साथ। तो ये जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं कितने घंटे के होते हैं एक बच्चे को? मतलब इनके अगर कोई बच्चा कमजोर है लेकिन वो सीखना चाह रहा है तो उसको पर्सनली ट्रेनर की तरफ से कितना टाइम दिया जाता है, कि मेंटली काउंसलिंग भी की जाती है कि अगर आप वहाँ पे स्टेप्स लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉपर टेक्निक के साथ उसको बड़े प्यार से समझा लिया जाए? बेसिकली हमारे जो सेशंस होते हैं फिटनेस के ऊपर बात करें अगर, तो हमारा 45 मिनट का एक स्टैंडर्ड सेशन होता है। लेकिन अब मार्शल आर्ट्स की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, आपके लर्नर के अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना होता है। जो कैंप क्लासेस होती हैं हमारी वो 2.5 आवर तक भी जाती हैं, और जो हमारी क्लब क्लासेस होती हैं वो 1 आवर to 1.5, ये इतनी टाइमिंग हम रेगुलर मतलब नॉर्मल जो क्लासेस होती हैं हमारी। यहाँ बच्चे होते हैं या ऐसी कम्युनिटी होती है जिनकी स्ट्रेंथ अभी तक डेवलप नहीं होती, जिनको हम प्रोफेशनल वे की तरफ अभी वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो उन लोगों के लिए फिर 1 to 1.5 बस इतना उनके लिए टाइम काफ़ी होता है। उसी में वो अपनी जो टेक्निक के ऊपर भी काम करना होता है, जो स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना होता है, जो स्टेमिना की इम्प्रूवमेंट के लिए स्पीड की सारी चीज़ें वो फिर हम इस टाइम में उनकी कवर करवा लेते हैं। ठीक, बॉयज़ एंड गर्ल्स इसकी शरह आपने क्या देखी इस्लामाबाद में?
वैसे हमें हमारी रिक्वायरमेंट भी और हमारे जो अकॉर्डिंग सिचुएशंस हम वैसे वो जितनी हमें मतलब हम जितने कोशिश करते हैं वो वाले रिजल्ट्स हम गर्ल्स में प्रोड्यूस नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक इन्वॉल्वमेंट होती है, पेरेंट्स का बड़ा एक इसमें किरदार होता है। अगर पेरेंट्स को जब तक चीज़ नहीं समझ आती तो वो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें, व्हाट डज दैट मीन कि जब पेरेंट्स आए हैं एक बेटा भी और बेटी भी दोनों को लेकर, ऐसा बेटे पे वो कहते हैं ठीक है जी इसको टफ ट्रेनिंग्स आप दें, व्हेन इट कम्स टू गर्ल तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा होला हाथ रखें, ऐसा नहीं होले हाथ की वो नहीं होती, वो ट्रेनिंग तो हम अपनी मर्जी से ही देते हैं, लेकिन बेसिकली एनरोलमेंट की बात है ना, एनरोलमेंट की बात जी, वो इस चीज के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते हैं जी, बेटियों को तो भेज रहे हैं बेटियों को नहीं भेज रहे जी, तो ये जो है ना एक वो है। लेकिन जब आप देखते हैं कि अच्छा बच्चे भी मौजूद हैं बच्चियां भी मौजूद हैं, उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को देखते हुए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि नहीं कोई मसला नहीं, कोई फर्क नहीं है, लड़का भी उसी तरह से सीख रहा है और लड़की भी उसी तरह से सीख रही है? नहीं, डेफिनेटली मैं आपको बताऊं कि मैं कई ऐसी भी फीमेल फाइटर्स को जानता हूं जो अगर लड़के किसी के साथ भी खड़े हो जाएं तो उसको भी वो टफ टाइम दे सकते हैं। जी बिल्कुल। आप ना खड़े हो जाइएगा तो आपने उनको भी हंसा दिए जी, तो मैं बात कर रहा था मैं कि जी कई सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो ऐसा टफ टाइम देती हैं लड़कों को भी। कैंप में हमारी कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो लड़कों के साथ फाइट करती हैं, कई क्लब्स ऐसे होते हैं। हमारी एक जोडो की नेशनल प्लेयर हैं, बल्कि अभी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं कराची से। अच्छा। तो वो उनकी सारी की सारी ट्रेनिंग जो वो बॉयज़ के साथ की है। अच्छा। और वो बॉयज़ को भी टफ टाइम देती हैं, तो ऐसी निकलती हैं, गर्ल्स में से भी निकलती हैं, ऐसा टैलेंट निकलता है कि खवातीन बच्चियां ही हमारी लड़कियां, लेकिन वो अब जाके बॉय बैच को भी ट्रेनिंग दे सकती हैं। हमारे अपने क्लब में एक बच्ची ऐसी है जिसको हम गर्ल्स के साथ जिसकी फाइट नहीं करवाते। अच्छा। जी, उसका इतनी सख्त है वो जी, उसका रीजन खतरनाक है वो। हाँ, उसके लाइक उसको कम्पीट, हालांकि है जूनियर है वो, ये नहीं है कि वो सीनियर है ब्लैक बेल्ट, नो, वो न्यू कमर्स में से है, लेकिन वो इतनी उसका फिजिकली इतनी स्ट्रांग है और वो उसके मसल्स लाइक हर चीज़ उसकी ऐसी हार्ड है कि बॉयज़ भी उससे कतराते हैं उसके साथ फाइट करते हुए। तो ऐसी सिचुएशंस मतलब आती हैं हमारे सामने, ये जो आते रहते हैं इस तरह के केसेस। अच्छा, थोड़ा सा मैं जरा ये जानना चाह रही हूँ, हम ताइक्वांडो की बात करें, कराटे की बात करें और एक मार्शल आर्ट्स ना, मिक्स मार्शल आर्ट्स, ये थोड़ी सिमिलरिटी इसमें नजर आ रही होती, अब समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस तरह से उस गेमिंग को परखने का कोई तो मेयार होगा। जी बिल्कुल है, हर गेम का ना, ये देखें बाहर से जो देखने वाले लोग होते हैं उनके लिए तो ये सेम ही होती हैं, लेकिन जो हम लोगों के लिए ये इसमें फ़र्क होता है। बेसिकली एक बेसिक पॉइंट होता है जिसके ऊपर ये गेम बेस कर रही होती है। जैसे आप चाइनीज़ मार्शल, मैं जापानीज़ मार्शल आर्ट से स्टार्ट करूंगा बेसिकली, क्योंकि मेरी बेसिक गेम जापानीज़ मार्शल आर्ट्स ही है। तो जापानीज़ मार्शल आर्ट्स जो है ना, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि वो कहते हैं कि जी अगर एक कतरा पानी का एक पत्थर के ऊपर गिरता रहे रेगुलर, एक कतरा पानी का उस पत्थर में सुराख कर देता है। तो इस बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू पे वो ये कहते हैं कि आप फाइटर की, अपने अपोनेंट की एक जो बॉडी पार्ट है उसको आप हिट करो, और उसके ऊपर अगर एक हिट किया आपने, उसका काम नहीं किया, वहीं पे आप दूसरा करो, तीसरा करो, तब तक करते रहो जब तक वो डैमेज ना हो जाए और आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो पूरा ना हो जाए। इससे अगर आप निकल जाएं, फर्ज करें चाइनीज मार्शल आर्ट्स की तरफ आप चले जाएं, वुशु, कुंग-फू, वर्ल्ड एक फेमस गेम है। तो वहाँ पे ये सीन है कि जो चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स है वहाँ के लिए आप उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है। वो कहते हैं कि आप इतने स्पीडी हो जाओ कि सामने वाला आपके ऊपर अगर अटैक करने के लिए आए भी तो आप उससे पहले उसको अटैक दो, और ताकि आपसे उससे पहले आपका अटैक लगे और आपको ज़रूरत ना पड़े। फिर दूसरी बात उनकी ये, वो ये कहते हैं कि आप अपनी स्पीड इतनी बढ़ा लो कि सामने वाला एक अटैक करे और आप उसके बदले में 2 अटैक कर सकें। फिर इसी तरह आप कोरियन मार्शल आर्ट्स में जब आप चले जाएं तो वहाँ पर वो बिल्कुल ही लाइक डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पे ये स्कोरिंग बेस्ड गेम होती है। वो बेसिकली गेम, जो कोरियन मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो है वो आर्ट से ज़्यादा वो गेम है। ठीक है जी। तो उसमें ये कि आपको टारगेट्स होते हैं आपके, आप फेस पे मारेंगे आपको लाइक इतने पॉइंट मिलेंगे, चेस्ट पे मारेंगे इतना पॉइंट मिलेंगे, ये इस तरह से करके उसकी स्कोरिंग गेम होती है वो प्रॉपर। मतलब कुट के इन्होंने पॉइंट्स कमाने होते हैं, चेक करो जरा। तो अभी समर कैंप में तो गुजरा, आप तो जापानीज मार्शल आर्ट्स की तरफ लेकर जाएंगे बच्चों को? नो, इसमें अभी हम चूंकि हम काम कोरियन मार्शल, क्योंकि बेसिकली फ्यूचर कोरियन मार्शल आर्ट्स में है। अच्छा, उसमें क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बेसिकली जो कोरियन मार्शल आर्ट्स है वो उसमें बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना। हमारे कई सारे बच्चे हैं जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, इस तरह
डिपार्टमेंट के लिए लाइक सर्व कर रहे हैं ना, तो नॉर्मली आप देखते हैं एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिनको लाइक पाकिस्तान एयरफोर्स ने अप्रोच किया। अभी रिसेंटली 21 तारीख को हमारे ये जो गुजरी है, इसको हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ट्रायल्स थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही क्लब में हुए हैं यहाँ पे जी। तो गर्ल्स की टीम के ट्रायल थे। अब वहाँ पर जो लड़कियाँ सेलेक्ट हुई हैं वो कोई कहाँ से, लेकिन ये कि वो उनका ये समझ लें उनको जॉब मिल गई है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। तो ये चीज़ है, ये सिर्फ ताइक्वांडो में आपको मिलती है। वुशु में भी है, चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स में, लेकिन वो ज़रा थोड़ा डिफरेंट है। वुशु में लोगों का लाइक इंटरेस्ट ताइक्वांडो की निस्बत कम है। अच्छा, मुझे जरा इनिशियली ये जानना है कि जब बच्चे सीख रहे होते हैं, हमने कहा ना 4-5 साल के बच्चे भी आते हैं, 4.5 साल से आप लोग लेना शुरू कर देते हैं, अब बेचारों को छोटे मोटे भी लगती होंगी, रोने पिटने भी होते होंगे, चुप कराना कितना मुश्किल होता होगा। नहीं, ये बेसिकली आपको ये मेरा काम होता है। जो छोटे बच्चे जो लाइक आप माँ बन जाते हैं, करना पड़ता है। कोच एक ही टाइम में माँ भी होता है। मैं हमेशा पेरेंट्स को भी ये कहता हूँ कि वो कामयाब कोच वही है जो एक ही टाइम में कोच भी हो और बच्चे को ज़रूरत के वक्त उसकी माँ का जो कैरेक्टर है वो भी प्ले करे। वंडरफुल। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे साथ तो बहुत मतलब मैं सेकंड्स में मतलब बच्चों को अपने साथ कर लेता हूँ जी। क्या कैसे चॉकलेट दे के? नहीं चॉकलेट्स नहीं, बच्चे की साइकी होती है, उसको हमें समझना होता है, बस उसके अकॉर्डिंग आपको। मेरे साथ बहुत हैप्पी रहते हैं बच्चे माशाल्लाह। और सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ना डर रहे होते हैं, नहीं मैंने ये नहीं करना, ओ मैं जंप नहीं मारूंगा या मारूंगी, भाग, ओ नहीं जरा सहमे से बच्चे एक और का इजाफा कर लें, और जो इंतहा के शरारती हूं उनका क्या करना है? मेरे पास दोनों है ना, मैंने भी बेटे की बात करी, मेरे बेटे की बात करें, मेरे पास दोनों है, दोनों केसेस हैं। एक है जो बहुत डरती है, वो स्टेज चढ़ते हुए पकड़ के चढ़ेंगे, और बेटा वो अन्य वाई चढ़ेगा ऊपर। तो ये दो डिफरेंट केसेस हैं। ऐसे केसेस के लिए ना फिर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, ठीक है, तो अकॉर्डिंग प्लानिंग हम उसको करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो भी सीख जाते हैं। हाँ, एट द एंड रिजल्ट आता है। उसमें ये होता है पेरेंट्स की थोड़ी कोऑपरेशन चाहिए होती है कि जैसा हम कहते जाते हैं वैसा पेरेंट्स फिर हमें ट्रीट करते जाते हैं ना। तो फिर वो बेसिकली हमने बच्चे के साथ एक पूरा गेम प्ले करना होता है। उसको नहीं समझ हो रही होती कि मेरे बैक एंड पे मेरे मतलब फादर या मेरी मदर और मेरे कोच मिलके क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो है, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, उसको कुछ और समझ आ रहा होता है, यहाँ से कुछ हो रहा होता है, कुछ और ही हो रहा होता है। मुख्तसर एक और जरा सवाल लेते हैं, क्योंकि शायद कुछ लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स की तरफ या सेल्फ डिफेंस के लिए भेजने के लिए। समर कैंप में चूंकि जब कैंप स्टार्ट होंगी, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी, और ये कि कब तक रजिस्ट्रेशन होगी, और टाइमिंग्स क्या होंगी? जी बेसिकली ये तो काफ़ी मुश्किल सवाल है, लेकिन ये कि नहीं, इट्स ओके, मैं बता देता हूँ आपको। देखें, जहाँ तक बात है हमारे कैंप की, तो कैंप में हमारे जितनी एक्टिविटीज़ हमने ऑफ़र की हैं और जिस लेवल की लाइक जितना प्रोफेशनलिज्म का ख्याल हमने रखा है, तो उस लेवल पे अभी तक इस्लामाबाद में ना तो इतनी एक्टिविटीज़ किसी ने ऑफ़र की हैं और ना ही इस लेवल का प्रोफेशनलिज्म किसी कैंप में मुझे तो नहीं इससे पहले नज़र आया। अलबत्ता होप सो फॉर द फ्यूचर। तो ये हमारे ही कैंप में है, और उसके बावजूद हमारी जो फ़ी है, लाइक हमारी 10 एक्टिविटीज़ में हम एंटरटेन कर रहे हैं और 20K हम चार्ज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत रीज़नेबल है जिसमें। और टाइमिंग्स क्या स्लॉट्स कौन से? टाइमिंग्स हमारे मॉर्निंग का एक स्लॉट है, एक हमारा लाइक 8 to 11 का एक स्लॉट है मॉर्निंग सेशन के लिए, फिर 11 to 2 का एक, ठीक है, दो सेशंस हैं, एक मॉर्निंग और आफ्टरनून है। फिर इवनिंग में कुछ लेडीज हैं जिनको एंटरटेन करना है, 3 सेशंस है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब साथ मौजूद थे आप। ऑल द बेस्ट फॉर द समर कैंप्स। और ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को आप समर कैंप्स में इनरोल करवाएं ताकि बच्चे बहुत कुछ सीख पाएँ। कि पहले तो पढ़ाई पे बड़ा बर्डन रहा, लेकिन अब फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो वो सुबह वाले सेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, चूँकि वो ज़रा ठंडा सेशन होगा। और जब आप बच्चों की बात है तो बच्चों में सिर्फ बेटे शुमार नहीं होंगे, बेटियां भी हैं, जरा बेटियों को भी इस तरफ लेकर जाइए। और ज्यादा जरूरी है ये। चलो एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे फिर हम उस सफर का जिक्र करेंगे जो है ननकाना साहिब से न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर तक का सफर। स्टे ट्यून्ड। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असरात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं।
तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। हुकूमत पाकिस्तान। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले। कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात। स्ट्रेट फ्रॉम शाहरा रसूल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेलिब्रिटी लाउंज में खुशामदी टीजर दिया था ननकाना साहिब से उठने वाली आवाज़। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर और ना सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बनी है। माशाल्लाह अल्लाह ने इस उम्र में उनको इतनी इज्जत दी है। बहुत से उनके सॉन्ग्स जो कि वाकई नंबर 1 में कहूँगा रहे, हर ज़बान ज़द आम हो गए कि जैसे ही आपका मूड थोड़ा सा खुशगवार होता आपने जो गाना गाया वो उन्हीं का गाया। मैं बात कर रहा हूँ महक की। और 22 अप्रैल वो खूबसूरत वो प्यारा दिन जो कि उनके लिए ज़िंदगी में यूँ तो बहुत से और अहम दिन आए होंगे, लेकिन वो दिन खासा अहम रहा कि जब टाइम्स स्क्वायर पर उनकी तस्वीर जो है वो आवेज़ा की गई और फिर उसके बाद कांग्रेचुलेशंस का एक तांता सा बन जाता है और आपकी एनर्जी और बूस्ट हो जाती है। हम बात करें महक अली की, और जब हम उनकी बात करते हैं तो 8 साल की थी, एक मौसीकी के मुकाबले से उनका ये आगाज़ था। यानी ठीक है उससे पहले गाती थी तभी तो मुकाबला जीती, लेकिन फिर एक नया आपको आगाज़ मिल जाता है। बहुत से गाने उनके जिस समय पहले कहा, इसमें काला डोरिया 2015 में सबसे ज़्यादा गूगल किया गया, और इसी तरह से और बहुत से सॉन्ग। अभी हम ब्रेक में बात करते हैं कि तमाम शादी वाले गाने आप ही ने गाए हैं। तो महक अली को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। और पाकिस्तान टेलीविजन पे आके लगता है कि लाइक पाकिस्तान को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो अपने घर पे आ गए आप। लेकिन माशाल्लाह आपने तो पाकिस्तान को पाकिस्तान से बाहर जाकर भी इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि हम सबके दिल जो थे वो बड़े खुश हुए और उसी दिन तैयार कर लेते कि नहीं बुलाना है आपको। आपके लिए वो खुशी कैसी थी? ऑफ कोर्स जब पाकिस्तान का नाम के साथ आता है तो आप पूरे पाकिस्तान को लेके चले हो, तो बहुत खुशी का मुकाम था। सब लोगों ने सेलिब्रेट किया, आप लोगों ने मुझे बुला के सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी तक। वो अभी शुएब कह रहे थे ना कि मुबारकबाद का सिलसिला जो शुरू होता तो फिर थमता नहीं है, तो वो अभी तक चल रहा है, चलता रहे। 1 महीना हुआ है बिल्कुल। देखिए 1 महीना हुआ इस बात को। मैं तो सोचती थी 40 रोज़े तकरीबात का आगाज होगा, ये तो मेरे ख्याल से 3-4 बनता है। लेट्स सेलिब्रेट दिस। मालूम पहले से था कि तस्वीर वहाँ पे लगने वाली है? बिल्कुल नहीं था। और मुझे अभी भी याद है जब मुझे कॉल आई, मुझे पता चला, मेरी टीम को पता था जो मेरे लिए काम कर रही थी, मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर अजीम को इस चीज़ का इल्म था, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सब जो सॉन्ग सब तक पहुंचाने होते हैं, जैसे आप सुनते हैं तो वो एक बंदे की ना ड्यूटी होती है, इसलिए काम करना होता है, तो उसको पता था। जब लगी मुझे कॉल आई तो मैं कांपना शुरू हो गई कि क्या हुआ। मेरा फ़ोन जैसे अभी फट जाएगा, इतनी ज़्यादा नोटिफिकेशन, इतने मैसेजेस, इतनी कॉल्स, तो मैंने फ़ोन 2 दिन तक बंद रखा था। और फिर जब आपने 2 दिन फ़ोन बंद रखा, ये भी आपने, क्योंकि लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन आपका फ़ोन नहीं लग रहा, तो घर वालों की जज्बात कैसे थे? बहुत ज्यादा, मेरी अम्मी बहुत ज्यादा खुश थी और स्टिल वो इतनी दुआएं देती तो नहीं, क्योंकि अम्मी रो पड़ती हैं ऐसे। नहीं, वो पता सादा लोग होते हैं माँ बाप। तो अम्मी मेरी, मैं 1 हफ्ता पहले मेरी रिकॉर्डिंग थी और मैं उनका फोन उठा नहीं सकी, तो वो परेशान हो गई। तो कुछ 6 घंटे बाद मेरी बात हुई, तो मैंने घर आके जब कॉल बैक की उनको, तो कहती हैं कि तुम ठीक हो ना? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। कहती मुझे लगा तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया, तुम्हारी तस्वीर लगी। क्यों? अच्छा तस्वीर वाले की ये तलाशी गुमशुदा से। मैंने कहा ये भी ठीक है। यार माई माँ की बहुत ज्यादा शादी होती है। मैं अगर अपने अम्मी के एक आपको बात बताऊँ ना, तो वो स्ट्रेटनर कभी तो बोल देंगे, कहेंगी वो तुम लोगों का चिमटा किधर है। हम कहते हैं मामा स्ट्रेटनर, तो कहेंगे तुम्हें समझ आ गई ना, बस ठीक है। बचपन में उन्होंने चिमटे से आपको सीधा किया है? नहीं, मुझे नहीं मार पड़ी, दोनों छोटियों को बहुत पड़ी है। मुझे तो शरारत पे मार पड़ती थी। मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, मतलब मियां मिट्टू ने बनी, लेकिन पढ़ाई में भी अच्छी थी और टैलेंट के लिहाज से भी। लाइक 95% जिसके मार्क्स आते थे ना,
उसको जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती थी तो उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था हमारे स्कूल की तरफ से, तो मैं हमेशा उसमें भी आगे आगे होती थी। अच्छा, वैसे वाकई में मैंने ये देखा अमूमन बच्चे ऐसे होते हैं मासद के साथ जो बहुत ज्यादा किताबी कीड़े टाइप होते हैं, वो बहुत कम इस किस्म की फील्ड्स में हमें नजर आते हैं। जो ऐसा एवरेज स्टूडेंट आपको होता है ना, जो पढ़ाई भी कर रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, वो जरूर कहीं ना कहीं जिंदगी का लम्हा एक दफा मिलता है, उसको एंजॉय करें लाजमी तौर पे, बार बार नहीं आते हैं। जिस लम्हे में आप हैं, बैठे हैं, आपको कोई पास चल रहा है, पुरानी कोई बात है, आप सैड है, तो आप उस वजह से अपना उस मोमेंट उसको खराब नहीं कर सकते हैं। और इसमें मैं उन पेरेंट्स को भी यही सजेशन दूंगी कि अपने बच्चे अगर आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, उन्हें मौका दें। ये मत कहें कि नहीं पढ़ाई पे तवज्जो दो, ये बिढंगे, मतलब इस तरह के काम होते हैं। बिल्कुल, बिकॉज़ आई एम रिप्रेजेंटिंग वुमेन क्रिएटर्स, जिसमें आप हैं, मैं हूं, और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ इस बात पे कि औरत को अगर मौका दिया जाए ना, तो वो जिंदगी और दुनिया बदल सकती है। तो उनको मौका दें, वो आपको दिखाएंगे वो क्या क्या कर सकते हैं। हम आपको पहले मौका गाने का दें। हाँ चलिए ठीक है, बल्कि मैं तो कहता हूँ स्टार्ट करते हैं। जो 8 साल की आप थी, कौन सा गाना गाया था तो आप जीती थी? आप यकीन नहीं मानेंगे कि बचपन से हमारे घर पे डिश एंड डिनर पहली दफा लगा था, और मेरी अम्मी अताउल्ला इसा खेलवी के गाने सुना करती थी, आबदा जी, मैडम नूर, जहाँ टीवी पे पीटीवी आता था, क्योंकि और पीटीवी ऑल एंड ऑल पीटीवी पे जो आता था वही हमारे लिए स्टार होता था। हाँ, मैं भी देख रही। प्राउड ऑफ यू। तो मेरी कमीज तेरी काली गाया था, और जो मैंने कंपटीशन जीता था उसमें मैंने रेशमा जी का गाना गाया था। वो गाना भी बड़ा हिट हुआ था। लंबी जुदाई गाया था मैंने। तो वही थोड़ा सा हो जाए। चल जी। टूटे जमाने तेरे हाथ निगोड़े, हाथ निगोड़े, जिनसे दिलों के तूने शीशे तोड़े, शीशे तोड़े, हिजर की ऊंची हिजर की ऊंची दीवार बनाई है, लंबी जुदाई, 4 दिनां दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। वाओ, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, और खैर हर गाने से आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, और अल्लाह ताला जो चले गए, जो बिछड़ गए, उन्हें अपनी अमान में रखे। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग कभी लोग गानों को एंटरटेनमेंट के तौर पर सुनते हैं, लेकिन कुछ गाने आपकी जिंदगी की बहुत सारी यादों से वाबस्ता। बिल्कुल, अभी जैसे कि मैं हमारे लेजेंड्स को ही आप सुनना शुरू करें ना, तो आपके पास इतनी लंबी लिस्ट है, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी जरखेज है, और इसने बहुत लेजेंड आर्टिस्ट दिए हैं, लिविंग लेजेंड भी हैं। तो मैं रेशमा जी की लाइव परफॉर्मेंस देख रही थी तो मेरी आंखें नम हो गई कि कितने सादा लोग थे, सिर्फ एक माइक होता था, और कोई ट्यूनर नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल लाइव गा रहे हैं, और उनका थ्रो चेक करते थे आप। पावर हाउस, एग्जैक्टली। और मुझे वो लम्हा भी याद है जब उन्होंने आतिफ असलम के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया था, और आतिफ ने सब आर्टिस्ट देख रही हूं, अभी थोड़ा बात करते हुए इमोशनल हो रही है। तो हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो मुझे उनका गाना बहुत ही पसंद है, मैंने बहुत गाड़ी में सुना है, आजकल भी या कभी भी जब भी आपने सुनना हो, कुछ लम्हे आपने जीने हो दोबारा से, तो आप उस किस्म के गानों को सुनते हैं। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं ना आपके बाकी सॉन्ग्स की भी महक, तो आपने ये जवानी फिरनी आने में परफॉर्म किया, वेडिंग सॉन्ग्स भी परफॉर्म किए, बड़े ठुमके मारे लोगों ने आपके गानों पर। ठीक है, आपको अच्छा मजे की बात बताओ, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, एंकरिंग हो जाए या गायकी हो जाए या एक्टिंग हो जाए, उसमें एक्सप्रेशंस आपके मैटर करते हैं, तो आपको भी उसमें एक्टिंग करनी पड़ती है। आप खुश हैं? मैंने भी देखा। वो एक्टिंग नहीं थी, लेकिन जो सुर आप लगा रही थी, रिक्वायरमेंट फॉर दैट। बिल्कुल, डायरेक्टर साहब सर पे खड़े थे और वो कह रहे थे कि आपने गाना गाना और आपने ये फील करना है कि आपकी अपनी शादी है। अपनी शादी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं बहुत खुश होके गाया था कि मेरी अपनी शादी है। इतना स्टोरी चल रही है, हम कोशिश करेंगे ब्रार भाई को भी आज या कल में उनसे कांटेक्ट करें। करण जौहर के हवाले से उन्होंने बड़ी चीज हाईलाइट की, उन्होंने कहा कि मेरा जो गाना है नच पंजाबन, वो चोरी किया गया है। 6ठी बार ऐसा हुआ कि गाना चोरी है, इस बार अरे एक गाना अभी हदीका आपा का, वो उनका भी बिलबोर्ड लगा है, क्योंकि वो भी वुमेन क्रिएटर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उनका बूहे बारियों को कॉपी किया गया। तो मतलब आपका अपना कुछ नहीं, आप क्यों चोरी करते हैं? और जो पसूड़ी के साथ इन्होंने पसूड़ी डाली है, उफ अल्लाह। और चोरी करने के बाद कहते नहीं हमारा तो मानते नहीं, मैं मानते ही नहीं है, ये तो और ढिटाई है। मैं एक वैसे
ननकाना साहिब से, जिस मैंने पहले भी कहा, ननकाना साहिब से टाइम्स स्क्वायर, यूं तो पूरी दुनिया में माशाल्लाह, बिल्कुल एक खातून के लिए कितना मुश्किल और कठिन सफर था। व्हाट क्या वर बात है, दोस कितना चैलेंजेस? खूबसूरत सवाल किया आपने। मैं ननकाना से जब निकली थी तो मेरी अम्मी ही ने कहा था पहले कि बेटा आपने क्यों म्यूजिक करना है, हमारे पूरे खानदान में किसी ने म्यूजिक वाला काम नहीं किया, तो आप क्यों करना चाहती हो? तो मैंने कहा अम्मी मेरा शौक है, मुझे एक कनेक्शन सा फील होता है। तो बहुत मुश्किल था। फिर वहाँ से निकल के 2 साल में अपने घर वापस नहीं गई, मैं रेडियो पाकिस्तान सीखने जाया करती थी और हॉस्टल में रहा करती थी। तो वो बहुत मुश्किल वक्त था। और जब 10 बजे हॉस्टल का दरवाजा बंद हो जाता था, गर्ल्स हॉस्टल था प्राइवेट, तो मैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में रात गुजार के सुबह 6-7 बजे का इंतजार करती थी, फिर हॉस्टल में जाके हॉस्टल खुलेगा तो जाएंगी? जी बिल्कुल। मतलब बड़ा और ये एक चैलेंज है जो आपने और ये एक रात नहीं थी, बहुत सारी रातें हैं जो मैंने इस तरह से गुजारी। और फिर एक चप्पल के साथ आप चल के जाना, पैदल चल के जाना, कि आप इतने लाडों से पले हों और आप पहले बच्चे हों और ये सारा कुछ, क्योंकि जब आप ठान लेते हैं ना, ये तो फिर have to be very होता है focused। आपको, अगर आपने बहुत मेहनत की। क्योंकि अक्सर लोग ऐसे देखते, जब हमें किसी मरहले पे देखते ना, तो यकीन करें, मैं भी नहीं कहती हूँ ये आज की मेहनत नहीं है, इसमें 10 साल लगे हैं, 9 साढ़े 9 साल हो गए। और जो सादा लोग हैं उनको हम किस तरह से समझाइए? कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी हो रही कि एक कमरा बन गया, अभी आज लेंटर डल गया। तो जब मेरे से सवाल करना ना कि कहाँ तक पहुँच गया, तो मैं लाजवाब होती थी कि किस तरह से बताऊँ कि मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी बड़ा अमल दखल होता है, और खास तौर पे आपकी पॉजिटिविटी। क्योंकि जब आपके काम में आती है लालच, तो बरकत उठ जाती है। तो कभी भी काम ये सोच के मत करें कि आपने हिट होना है, तो पॉजिटिव रह के बहुत से प्लेटफॉर्म्स, नेस्कैफे बेसमेंट है और बहुत से स्टूडियो में भी किया हुआ है, प्लेबैक किया है, और इंडिया में भी मैं, और हमारा सबसे ज्यादा पाकिस्तानी कोक स्टूडियो हिट हुआ है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। एक तो हिल के रह गया था, ये कोक स्टूडियो ने किया क्या है? नहीं, और बहुत अच्छा, जुल्फी भाई बहुत ही जीनियस टाइप के वो हैं। क्योंकि मैंने कमीज तेरी काली उनके साथ जब किया था, उनकी खास बात ये है कि वो आर्टिस्ट को कहते हैं दिस इज योर ग्राउंड, इसमें खुल के खेलो। क्योंकि उनको पता है कि हर आर्टिस्ट का ना एक स्टाइल होता है गाने का, जैसे फोक म्यूजिक है, सूफी है, तो लोगों को पता नहीं। वो कहते हैं जो गाना गाने वाला ना, उससे आप शकीरा का भी गाना सुन ले, तो ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं होता, आपने तो जॉनर ही आपका फोक एंड बिल्कुल। अब मैं सूफी से उठ के शकीरा गाना शुरू कर दूंगी तो थोड़ा awkward लगेगा। आपकी आवाज जो है ना, वो उसका तयन करती है कि आपने सुर कौन सा लगाना है। बिल्कुल। टैक्स रखिए, अब आप अपने, हमारे जितने आर्टिस्ट हैं उनका हम नाम लेना शुरू करेंगे ना, वो तो कैरेक्टराइज करते हैं अपने म्यूजिक को साथ के। रेशमा जी, मैडम नूर जहाँ कमर्शियल फिल्म का ले लें, आपदा प्रवीण जी सूफी आ गए, टीना सानी जी गजल, नैयरा नूर जी आ गई। तो फिर ये सारे डिफरेंट आर्टिस्ट हैं और डिफरेंट ही उनका जोन है, डिफरेंट डिजायर है, वो एक जॉनर रहा है। 2015 अच्छा ठीक, काला डोरिया साथ साथ है ना, गुफ्तगू के साथ साथ जरा आप तड़का लगाते हैं। नहीं भी आने लगी काला डोरिया, काला डोरिया जी, जब 2014 की बात है और मैं हॉस्टल में रहा करती थी, मुझे अभी भी याद है, मैं रिक्शे पे जाती थी और स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवा के 2-2, 3-3 बजे। शुक्र है कि वो अल्लाह मेरे साथ था, हमेशा मेरी मदद की। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी ने हैरेस किया हो या कुछ कहा हो। शायद शक्ल से अच्छा लगा आपने तो बताया कि मैं रिक्शे में जाया करती थी। तो वापस मैंने जाना रिक्शे पे ही, तो वो डर भी लगता था कि अकेली है रात के 2 बजे। आप इमेजिन करें कि बरकत मार्केट की रोड्स खाली है लाहौर में और आप अकेले जा रहे हैं, तो वो भी बड़ा मुश्किल टाइम था। लेकिन वो गाना गूगल बहुत ज्यादा हुआ, लोगों ने बहुत प्यार दिया, सबकी शादियों पे भी चला। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप भी चलाइएगा। ये दुख ना छेड़ा करो ऑन स्क्रीन। गाना तो हम डलवा लिया है, अब मुन्ने के अब्बा डलवाने बाकी हैं। अब काला डोरिया पे जरा सुनते नहीं है। काला डोरिया कुंडे न लड़े आइयो, ओ छोटा देवरा पाबी नल लड़े आइयो, ओ कुकड़ी हो लेनी जड़ी कुड़ कुड़ कर दिए, सोरे नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए, नहीं जाना जी, नहीं जाना जी, नहीं जाना जी, नहीं जाना जी। इस पे कभी किसी सास ने रोक के आपको कहा कि मैं बुड़बुड़ नहीं करती? अल्लाह करे कि मुझे ऐसा घर मिल जाए। वहाँ भी यही मसला है। अच्छा, अगर आपकी शादी होती है, आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, आपको खुद से अगर कोई कहे ना, जैसे दोस्तें कहती हैं यार तुमने भी अपनी मेहंदी पे नाचना है, तो कौन से गाने पे आपका डांस होगा? अच्छा, मुझे डांस आता है और मैं बड़ी शाय टाइप, क्योंकि किसी के सामने डांस आते है और शाय टाइप भी हो, किसी के सामने नहीं और शीशे के सामने बहुत निकलता है। कि अगर मैं आपको बचपन की बात बताऊं तो मैं बचपन से शीशे के सामने खड़ी होकर प्रैक्टिस किया करती थी कि ये दिस अवार्ड गोज टू दिस और थैंक यू फॉर दिस अवार्ड। और मुझे नहीं पता था कि मैं इंडस्ट्री में आ जाऊंगी। और कभी आपको इस तरह अवार्ड्स मिलेंगे, इस तरह? तो बिल्कुल मैं ऐसे ही कहूंगी थैंक यू। जैसी नियत होती है वैसी मुराद मिलती है। महक अल्लाह ताला बिल्कुल। आप और साइंटिफिकली फिर मैंने ये कहीं पे पढ़ा कि ये ऐसा होता है, आप जैसा सोचते हैं या आप कर रहे होते हैं ना, वो रियल लाइफ में आप It is true, it is true। तो सबसे ज्यादा किस गाने ने आपको लगता है कि आपको बस गिराई दी?
सबसे ज्यादा अगर कहूँ तो कमीज तेरी काली जो मैंने लाला का किया, तो मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि एक लेजेंड का गाना है, उन्होंने कौन सा खराब गाया था जो मैं दोबारा से गाऊं, लेकिन एक चैलेंज था क्योंकि उसका फ्यूजन हमने किया था। अब ये समझाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल ये लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। फोक रॉ था, उसका हमने रॉक के साथ फ्यूजन किया, मतलब पीछे म्यूजिक रॉक बज रहा है, मेलोडी सेम है, तो फिर उसको हमने जोड़ के एक नया गाना बना दिया। तो जुल्फी भाई ने काफ़ी इस पे मेहनत की, मुझे वो कमांड भी दी कि तुम खुल के खेलो, मैं खेली भी इसमें। तो मैं जब, क्योंकि मोस्टली चैनल्स वाले उनको ऐसा लगता है कि चैनल्स पे बुला के बिठाएंगे सीनियर और जूनियर को तो शायद लड़ाई हो जाएगी, डांट देंगे, लेकिन बड़ा आर्टिस्ट ज़र्फ का भी हमेशा बड़ा होता है। बिल्कुल ऐसा। तो लाला ने मेरा माथा चूमा और कहा कि तुमने बहुत अच्छा गाया, तो फिर वो शट अप कॉल सबको मिलके दी। अच्छा, ऐसा होता है, मैं किसी भी चैनल को क्रिटिसाइज नहीं करती, लेकिन आपको लगता है कि कभी ना कभी एंकर्स की भी कोशिश होती है कि थोड़ा सा जरा मसाला थोड़ा क्रिएट करने लगा दिया जाए, जरा वायरल हो जाए ये वाला क्लिप। लाला ने ये प्रूव किया और ये वाकई हकीकत है। मैं इंडियन भी कुछ आर्टिस्टों से मिली हुई हूँ, जब इंटरनेशनल टूर्स करती हूँ तो सेम ही होटल में समटाइम्स रुके होते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, इतने डाउन टू अर्थ। मतलब कि मैं हरिहरन साहब से मिली, वो जा रहे थे, उनकी फ्लाइट थी, तो वो रुक के मुझे मिले, तो उनकी बड़ी मेहरबानी, बड़े प्यार से मिले माशाल्लाह। तो लाला ने मुझे मेरा माथा चूमा और मुझे बेटी का आपदा जी से जब मैं मिली, बांदी मेरा सॉन्ग था जो मैंने औरतों को डेडिकेट किया, तो आपदा जी ने मुझे जफ्फी डाली इतनी और इतनी नसीहतें की कि भाई अपने आप को पहले पाकिस्तान में मनवाओ, फिर सारी जिंदगी बाहर के मुल्क में। अच्छा, यहाँ पे मेरे ज़हन में 2 सवाल है। पहले सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया कि जब खुद आपकी शादी होगी किस मेहंदी पे किस गाने पे डांस करेंगे? मैं अपने गाने पे डांस जो आपने बांदी कहा है ना, अब मैं जरा उस पे भी आपसे बात करना चाहूंगी कि वो कॉन्सेप्ट क्या था, और वाकई मुझे भी किसी ने एक सीख दी थी कि बेटा बंदी बन के रहना, बांदी ना बनना। वो भाई को मैं आज तक सलाम करती हूँ। तो ये जरा बताएं कि पहले शादी में अपनी पे मैं अपने शौहर के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लूंगी, कोरियोग्राफर को बुलाएंगे ना तो मिलके डांस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं उनसे पूछ लूंगी कि वो किस पे ज्यादा। फिर भी अगर आपको इंसिस्ट करने का मौका मिल जाए, आप उन्हें कह दें कि यार इस पे कर लेते हैं। मैं काला डोरिया और उसका जवानी फिर नहीं आने वाले सॉन्ग का ना रीमेक, और अगर उन्हें डांस ना आता हो तो सिखाएंगी? हाँ सिखाऊंगी, कोरियोग्राफर किस लिए होते हैं। सुन ले, हमारी लड़की ने डिमांड कर दी कि अगर आपको नहीं भी नाचना आए ना, पहले तो नाचना छोड़ेगी। आता हो, दूसरा है कि नहीं अगर फिर भी नाचना तो पड़ेगा। थोड़ी सी कसर होनी चाहिए डांस की। अच्छा, वो मैंने जो कमीज तेरी काली की बात की थी वो यूं ही नहीं की थी ना, साथ फरमाइश भी तो करनी थी। ठीक है। मुल विकदा ए रूम आया, एक चंगा तू लगना, वाह, दूजा फेर भी तू माया। कमाल। तू पहला पावे ते नाज बखावे, रब करे साडा मेल कदी आ जाए सा खेल, रब करे साडा मेल कदी आ जाए सा खेल, सानू बैण दे जुल्फां दी छावें, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। हाय खूबसूरत। अब ये गाना आप सुने और फिर आप सोचें कि अब इसका फ्लो एक डिफरेंट फ्लो है एकदम। अगर आप लाहौर ते रहते तो मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट फ्लो, डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट फ्लो है। अब देखें कि ये एक पर्सनालिटी एक है और डिफरेंट फ्लो के साथ आप चल रहे हैं। बिल्कुल। अब देखें कि सूफी जो है वो बिल्कुल आ जाता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोलफुल, और ये अब फोक का मैं समझाना चाहूंगी। मैंने अभी तक इंडस्ट्री पे जितना भी काम किया दैट्स कॉल्ड कमर्शियल फोक। कमर्शियल जो कि वेडिंग नंबर्स टाइप उसमें थोड़ा सा अपबीट कर देते, लेकिन होता वो फोक है, टप्पे टाइप के, जैसे काला डोरी है। इसी तरह से कमीज तेरी काली भी हमारे यहाँ तो ढोल के टप्पे ना हो तो ये तो इम्पॉसिबल है हमारे घर की मेहंदी। और हमारी औरतें माशाल्लाह से अच्छा, वो बहुत ज्यादा। मैं उस सवाल पर आ रही हूँ महक, वो बोला था ना बांदी, उस पे कॉन्सेप्ट क्या था, क्यों जरूरत आपको महसूस हुई उस किस्म का गाना कंपोज करने की, और मैसेज आपने क्या कन्वे किया सोसाइटी? मुझे 3-4 साल हो गए थे ऑलरेडी इंडस्ट्री में, और मेरा ये पहला सॉन्ग था जो जिसको कहते हैं ना अपना जाती गाना, जो किसी का कवर नहीं है, किसी का गाया नहीं है। लिखा भी खुद था? तो लिखा मेरे उस्ताद जो थे JLE ने, और हाफ जो है इसरार एक सिंगर है, आपको पता बड़े अच्छे गाते हैं, वो भी सूफी सिंगर है, तो बाकी के लिरिक्स उन्होंने लिखे थे। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हो गया कि आपदा परवीन जी को जब ये सुनाया गया तो उन्होंने एक वीडियो पैगाम मुझे सेंड किया और उसमें दुआएं दी उन्होंने। मैं आपको दिखाऊंगी अभी ब्रेक में। तो मैं बहुत खुश है, आई स्टार्टेड क्राइंग, ओ माय गॉड ये क्या हो गया।
तो ब्लेसिंग फिर उधर से स्टार्ट होने और बांदी का कॉन्सेप्ट ये था कि बांदी वाज माय स्टोरी, बांदी इज योर स्टोरी, कि खातून है वो कोई भी फील्ड हो, इट्स नॉट अबाउट इंडस्ट्री, बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं पे भी हो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, समटाइम्स वो कह नहीं पाती है, कह नहीं सकती है, और वो उसमें एक लाइन है कि बुक्कल देवी चोर के मतलब हम ढूंढ इधर उधर रहे होते हैं, लेकिन समटाइम्स जिन पे हम ट्रस्ट कर लेते हैं वही आपके छुरा भोंक देते हैं। तो ये असल में कनेक्शन आपका लोगों को अगर ये समझ आ जाए ना, सूफीज़्म इज ऑल अबाउट योर कनेक्शन विद गॉड, अल्लाह के साथ आपका राब्ता। तो ये दुनियावी मोहब्बत नहीं है, किसी मर्द से मोहब्बत या औरत से नहीं है, तो ये खुदा से आपका कनेक्शन है। और जब खुदा के साथ आपका कनेक्शन होता है तो आपकी रूह साफ हो जाती है। जब मैं आपदा जी से मिली, मैं रो रही थी, तो उन्होंने कहा कि रोना बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपके रूह का वजू हो जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट चेक करें कितना डीप है, तो जब आप इसको डीपली सोचते हैं तो फिर आप इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो मेरी पिक पावर बहुत अच्छी है, तो मैं तो ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी में भी शामिल करती हूँ ऐसी चीज़ों को। बड़े पे अच्छा, आपने वो सुना होगा ना जो आपदा आपा का और नसीबो लाल साहिबा का जो गाना बड़ा स्टूडियो 14 का हुआ फेमस, इससे पहले नसीबो साहिबा ने इस किस्म का गाना नहीं गाया था, लेकिन हमारे यहाँ एक हद तक हमने देखा कि आपदा साहब डेफिनेटली उनका तो कोई सानी है ही नहीं ना, लेकिन फिर भी नसीबो जी को उस हिसाब से हमने देखा लोगों ने प्रेज नहीं किया। सोसाइटी में आप इस किस्म की चीजों को मतलब एक सिंगर किस तरह से देखता है? अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि इस एरा की मैं बात करूं तो पावरफुल जिसका, जैसे मैंने रेशमा जी को कहा था, तो नसीबो लाल इज द पावर हाउस। उनके जैसी आवाज आप नहीं सुनेंगे, आप इंडिया में सर्च कर लें, बहुत से ऐसे सिंगर्स वहाँ पे भी गाती हैं, लेकिन उनके जैसी मतलब वो बंदी सीखी भी नहीं थी, उसने फिर सीखा भी, और वो जो पिच लगाती है ना वो वाला आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप एक दफा रॉन्ग पे आपके खड़े हो जाते हैं। उन्होंने वे माही उठाया था। हाँ जी, ओह माय गॉड, मैं कहती हूँ खूबसूरत। आप कभी अगर स्टूडियो में आपका आना जाना हो तो स्टूडियो वाले बकायदा कहते हैं कि जब नसीबो जी गाती है ना, माइक को साइड पे कर देते हैं, थोड़ा दूर कर देते हैं, क्योंकि उनकी थ्रो बहुत ज्यादा है आवाज की, बहुत अच्छी है उनकी। और आप देखिए कि उनकी थ्रो इतनी ज्यादा, कहते हैं हमें कभी भी ट्यून नहीं करना पड़ा। गॉड गिफ्टेड वॉइस, खूबसूरत बात है, गॉड गिफ्टेड वॉइस। स्टेज शेयरिंग किस किस के साथ रही और सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया? स्टेज शेयरिंग मेरी रही, मैंने आतिफ असलम, लाला, अब्रार भाई, और सबसे ज्यादा मजे का रहा मेरा अली अजमत के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल टूर किया था और वो बड़े चुटकुले सुनाते हैं और जुगते बहुत मारते हैं, और इतने जुगते मारते हैं कि आप हंसना शुरू करेंगे, आपकी मूड ही फ्रेश कर देते हैं, आपकी पसलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और फिर वो पंजाबी का ना समटाइम्स होता है डायलॉग डिलीवरी, आप बात करें ना वो बिल्कुल हिट कर रही है ना पॉइंट पे, तो फिर आपको ज्यादा मजा आता है। तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा। मैं गलत नहीं हूँ तो वो गाना उन्हीं का है शुएब, क्या कहते हैं, ना माए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना पड़ता। नहीं, वो शफकत अमानत है। अभी आप पे फतवा लग जाएगा। नहीं, मैंने गलत नहीं किया, माजरत। अभी सॉरी फौरन सवाल के, वैसे भी तस्वीर से हो जानी बहुत जरूरी होती है। उनका गरज बरस सावन फिर, हाँ बिल्कुल, उनका तो वो गाना भी अच्छा। चूंकि आपने कहा ना कि एक गॉड के साथ कनेक्शन आपका अल्लाह ताला के साथ, एक रूह में भी वो सूफीज़म आप ज्यादा गाने कोशिश होती है वैसे भी आप परफॉर्म करें। अब ये जो आपने अटायर लिया और ये जो दुपट्टा आपने पहने है, व्हाई यू चोज दिस? ये अच्छा, ये मुझे आया है मंटो की तरफ से तोहफा है, लेकिन क्योंकि मैं कॉन्सर्ट्स में जाती थी तो मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं गाती सूफी हूँ, फोक और जीन्स पैंट मेरे ड्रेसेस के साथ मेरे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट अभी ले लीजिए, क्योंकि आपकी पिक्चर डिस्प्ले में आ रही है जिसमें आपने रेड वेलवेट मैरून कोट पहना हुआ है, आपको बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। वो कोक स्टूडियो की रिकॉर्डिंग थी। अच्छा, थैंक यू। तो मैंने ना फिर अपने मेरे जितने भी सॉन्ग्स हैं, मेरे अप्रॉक्सीमेटली मेरे 20 गाने हैं अपने ज़ाती, और फिर मैंने EP एल्बम भी लॉन्च किया हुआ है, सूफ़ी एल्बम भी लॉन्च किया हुआ है। बाकी कमर्शियल काम अलग है, तो बनते हैं कोई 60 तक बन जाते होंगे, 50-60। तो मैंने ना अपने ही लिरिक्स को ना अपने दुपट्टों के ऊपर प्रिंट करवाना शुरू कर दिया। और मैं कॉन्सर्ट में जाती थी, लोगों को बड़ा पसंद आया। फिर किसी भी फैन ने मैसेज करना ना, तो वो दुपट्टा मैं उनको भेज देती थी, तो उससे बड़ा खुश होते थे। तो फिर मैंने जब टाइम स्क्वायर्स की बात हुई तो शूट करवाना था, तो मुझे बताया नहीं टीम ने कि किस लिए करवा रहे हैं। कहते कि आपकी ये वाली प्रोफाइल कुछ आर्टिस्टिक सा हो ये वो। तो मुझे एक ब्रांड नज़र आया, मैंने उनको कॉल की, मैंने उनको पे किया। मुझे तब फ्री कपड़े नहीं आए थे। जब उन्होंने देखा, उनका मैसेज आया कि आपके साथ हम भी वहाँ तक पहुँच गए, तो हमारी तरफ से कपड़े आपको पहले के पैसे लिए थे, तो वो पहले वाले पैसे वापस करो। पहले वाले पैसे वापस करें जरा। तो खैर वो बहुत खुश हुए, उनकी मेहरबानी। फिर उन्होंने मुझे 3-4 सूट भेजे, शॉल्स भेजे। उन्होंने कंपनसेट कर दिया। What was that song actually on the Spotify जिसकी वजह से वो एक कलाम था जो कि अली ज़रीऊ ने लिखा है, बिलाल वाजिद ने कंपोज किया है। वो एक नात थी जो कि मैं पूरा रमज़ान के महीने के लिए, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट और रमज़ान के महीने को रिप्रेजेंट किया गया, और मेरा बिलबोर्ड उस वजह से लगा, और साथ में मेरे काम को उन्होंने हाईलाइट किया। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, तभी जब आपकी जो पिक्चर आई वो दुपट्टे के साथ वाइट और रेड में, और आज तक पूरी मेरे ख्याल से इंटरनेशनल हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ किसी खातून की तस्वीर। मैं असल में पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहती थी कि पाकिस्तान ये है,
तो और भी आर्टिस्टों के लगे तो उनकी आपका यू टाइप के रिलीजन भी ड्रेसेस में। रिप्रेजेंट हो रहा है। बिल्कुल रिलीजन तो कल्चर मैंने उसके साथ फिर मैंने ये खुद, हालांकि उन्होंने कहा था कि अब तो दुपट्टा लेने की जरूरत है, मैंने दुपट्टा खुद लिया था। माशाल्लाह, बहुत very बहुत nice, प्यारी very पिक्चर nice। थी वो भी। थैंक यू। अब बताएं आजकल किन प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है? 3 मेरी जो है मूवीज आ रही हैं जिनमें मैं प्लेबैक कर रही हूँ, और OSTs भी आ रहे हैं। मेरा अपना सिंगल जो है ईद पे रिलीज हुआ है, और मैं खुद अभी बड़ी ईद के लिए भी गाना तैयार कर रही हूँ अपना ही। देखिए अब आपने इतनी हमें ऑप्शन देना, सिंगल वहाँ रिलीज हुआ है, बड़ी पे अभी प्लेबैक, OST। ईद पे पहले आ जाते हैं, जो अभी रिलीज किया वो थोड़ा सा बताएं उस गाने से मुताल्लिक। वो नैना सॉन्ग है और वो डीजे अली मुस्तफ़ा ने कंपोज किया, और तोकीर बिंदर हैं वो दुबई में होते हैं, उन्होंने इसके लिरिक्स लिखे हैं और गाया मैंने। रोमांटिक सॉन्ग है? इट्स अ टाइप ऑफ रोमांटिक, लेकिन इश्क फिर आ जाता है कि नैना और सूफीज़म स्पिरिचुअल, तो लेकिन है इश्क के बारे में बात हो रही है, तो गाने का नाम नैना है। तो ये जी फरमाइशें आ रही हैं जी, हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रही हैं अभी। उन्होंने मुझे पीछे बैक स्टेज पे कह दिया था हम बहुत गाने सुनेंगे। अच्छा तबीयत थोड़ा थोड़ा सुना रही है, मालूम है बहुत ज्यादा सुनना है, ऐसा तो ना करें, थोड़ा ज्यादा सुनाएं चले। मिकाल हसन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अगर आपको पता हो जी, तो जी, जी। वो खिंच जाते हैं ना, वो कहते हैं कि सारा इतने सुना देना तो फिर बाद च की करना है स्टेज पे जाके। जबरदस्त। जद यार हसे ते हस दे, जद यार हसे ते हस दे, रोवे ते मर जांदे, नैना रे नैना रे नैना लड़ जांदे, लड़ जांदे नैना, नैना रे नैना रे नैना लड़ जांदे, जो कुछ करना ना चावन, जो कुछ करना ना चावन ओ भी कर जांदे, नैना रे नैना रे नैना लड़ जांदे, लड़ जांदे नैना, नैना रे नैना रे नैना लड़ जांदे। माशाल्लाह आवाज में इतनी वो है ना वैरायटी है कि हम चाह के भी हमने इस पे चुटकियां नहीं बदल, सुनना आवाज सुनना चाह रहे थे। बहुत प्यारी आवाज है हमेशा से होता था जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, कोई मिली तराना पढ़ लेना या नात वगैरह, तो माइक मैंने कह के लगवाया था कि ना इतना जोर लगता है तो प्लीज माइक लगवा दे, तो मेरे कहने पे प्रिंसिपल ने लगवा दिया। तो हमारे ना 2 स्कूल्स थे, मतलब ब्रांचेस थी, तो दूसरे स्कूल की हेडमिस्ट्रेस का विजिट था, तो वो अपना रजिस्टर का कोई काम कर रही थी, कहती जिसको बुला, मैंने कहा मेरी तो हाजिरी होगी, पता नहीं कोई बुरी हरकत कर दी है मैंने, तो कहती है आपको पता है कि आपकी वजह से मैं काम नहीं कर सकी, मैंने कहा मैं सॉरी मैम, क्यों, मतलब मैं माजरत चाहती हूँ, कहती आप इतना अच्छा पढ़ रही थी ना, तो इसलिए मैं ना इतनी ज्यादा उसमें घुस गई थी कि मैं काम नहीं कर पाया, तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, डरा दिया आपने मुझे। माशाल्लाह यार, सीरियसली बहुत से लोगों में मतलब ये टैलेंट वाकई ऐसा है कि आपका बचपन से ही बहुत ज्यादा आ रहा होता है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने अभी जब मेकअप रूम में आपने कहा मैंने वेट भी रिड्यूस किया, ठीक है, स्टेज परफॉर्मर के लिए इस तरह से खुद को मेंटेन रखना एक तो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमूमन एक्ट्रेस इस पर जरा ज्यादा जोर देती हैं, सिंगर्स की तरफ हमने देखा नहीं रुझान। दूसरा ये भी कि अब हम अगर बॉलीवुड की तरफ जाएं तो वहां पर बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो कि स्टेज परफॉर्मर हैं कि वो ऐसी अपनी बॉडी मूव्स देती हैं कि महफिल लग जाती है, तो उसकी तरफ भी कुछ क्या है स्ट्रेटजी? अब आप देखिए कि पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और यहाँ पे आप कैसे ठुमके लगा सकते हैं, तो आप पे फतवे लग जाते हैं, तो बहुत ज्यादा देख के चलना पड़ता है, कसम से बहुत मुश्किल है एक औरत के लिए, खास तौर पे कि जहाँ मर्द का कॉन्सर्ट होता है तो 4 बाउंसर्स आते हैं तो औरत के 8 आते हैं, तो होते हैं मिसहैप्स भी हो जाते हैं। इवन मुझे एबटाबाद की स्टोरी याद है कि वहाँ पे औरतों ने मेरे नाखून मार दिए बाजी तस्वीर खिंचवानी है, तारों में से, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब तमीज से तो पेश आओ, तो मेरे नाखून लगे तो होते हैं समटाइम्स, क्रेजी फैंस आपको मिल जाते हैं, लेकिन स्टेज परफॉर्मर हो ना, वो आप ठुमके लगाए बगैर भी हो सकते हैं। अगर आप इंशाल्लाह, मेरा इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा मैंने कॉन्सर्ट्स किए, तो मैं आपको इनवाइट करूंगी, आप जरूर आइएगा, तो फिर आप देखिएगा परफॉर्मेंस मेरी। तो हाँ, दिखने के लिहाज से तो वीडियो शूट हमारे भी होते हैं, फोटो शूट भी होते हैं, तो कैमरा आपको बड़ा दिखाता है, बिल्कुल, और आप इस चीज से एग्री करेंगे, जब आपका वेट कम होता है ना तो आप बड़े एक्टिव होते हैं, और जब आप मोटे होते हैं तो आप बस सुस्ती की तरह बैठे रहते हैं, और हाँ तभी हम शेप का वेट बढ़ने नहीं देते। ये मैंने क्यों कहा बर्गर बन जाता है, ये मुझे इन्होंने खुद कहा था मेकअप रूम में कि इतने बर्गर खाए कि बड़े यूं हो गई थी। मैं जब अमेरिका में थी, क्योंकि हलाल ढूंढने के लिए ना आपको काफी लंबा सफर करना पड़ता है, तो बर्गर्स खा खा के जब भी शो से फ्री होना तो जो मिलना था वो बर्गर ही होता था, तो खाना, तो जब मैं वापस आई ना तो मेरा वेट इतना ज्यादा था, स्टिल रिमेंबर मैं हंसती थी ना तो मेरी चीक्स मेरी आंखों पे चढ़ जाते थे, चीनी बन गई थी मैं। अच्छा इसकी ना एक अच्छी मैं आपको ये भी दूंगी कि अगर आपको बर्गर्स खाने में मिल गए ना तो आप ऊपर नीचे वाला बन हटा दीजिए, क्योंकि जब मैं भी डाइट कर रही थी तो मुझे भी ट्रेनर ने ये कहा था कि जो बीच का हिस्सा है ना, जिसमें कुछ चिकन या बीफ या कुछ भी प्रोटीन मिल रहा है, वो चूंकि सॉसेस से और ये लगी हुई होती है तो वो आप आराम से खा सकते हैं। मैं तो समोसे के साथ भी यही करती हूँ, आप कहेंगे कितनी गलत बात है, मैं अंदर वाला
सामान निकाल के खा वैसे लेते मैं भी बाकी यही फेंक करता हूँ। अच्छा, अब से मैं भी यही क्योंकि करूंगी। ऊपर वाला हिस्सा At least फ्राइड है ना, खा तो वो लूंगी। फ्राइड आइटम फिर मैं कहता हूँ ना ही खाऊं, वो आलू उसका आलू कोई ठीक फायदा है। भी नहीं होता है, तो अंदर वाला मेन हाँ, चीज जो है ना अंदर वो वाला खा ली, ठीक है, बिल्कुल जो ठीक है। ग़िज़ाई यार खा ली। वेट गेन करना कितना आसान है लड़कियों है के ना? लिए, बहुत Reduce ज़्यादा करना आसान है। बहुत मैं मुश्किल, एक दिन में- लड़कियों अच्छा के लिए दरियाब का कहा है। 100 kg वेट था, इसने माशाल्लाह रिड्यूस किया आपको लगता है और मेरा देखिए 100 100 से kg माशाल्लाह ये होगा? 48 पे आई हैं और ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है पूरे पाकिस्तान के लिए। मुझे बुलडोजर भेजा करते थे पीटीवी वाले घर पे लेने के लिए, तो वो ड्राइव यही करके आया करते थे G11 C11 की बुलडोजर नहीं तरफ। कहते उसको, क्रेन कहते हैं। बुलडोजर तो बुलडोज कर देती है। अच्छा, BBC एशियन अवार्ड 2017 राइट, जी, वो आपको किस गाने पे मिला? उसमें मुझे बांदी की वजह से बांदी पे मिला जी था। बिल्कुल। और इंडियन रेडियो मिर्ची वो अवार्ड, एक कलाम था, सूफी कलाम, नात Okay. ही थी और वो हॉरर मूवी थी, तो उसके लिए मैंने गया और मुझे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। Okay. और मैं पाकिस्तान की भी अभी तक 8 अवार्ड्स में नॉमिनेट हुई, मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिक से नहीं है, ना कोई फैमिली वाला था इंडस्ट्री में जो बताता भी, गाइड भी करता, ना कोई PR टीम, ना कोई पर्ची, तो ये अल्लाह की तरफ से है सारा। बिल्कुल सही है। इंस्पिरेशन में से हाँ, कौन है आपकी अपनी? मैं वुमेन क्रिएटर्स को ही रिप्रेजेंट करी तो उन्हीं की बात करूंगी, वैसे तो पूरी एक लिस्ट है, तो बिल्कुल ठीक है। उनमें रेशमा जी हैं, माशाल्लाह। टीना सानी जी हैं, आबदा परवीन जी, ये सारी वुमेन क्रिएटर्स जो है ना मेरे लिए इंस्पिरेशन है और हमेशा रहेंगे। और ऐसे में अगर आपको इंडियन किसी आर्टिस्ट के साथ स्टेज परफॉर्म करने का मौका मिले तो क्या ख्वाहिश है? शायरी मान मेरे बड़े अच्छे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, तो उनके साथ तो मैंने स्टेज शेयर किया, और एक उनकी सिंगर है जैस्मिन सैंडलर्स, ओके, तो उनके साथ भी मैंने स्टेज शेयर किया, वो तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अगर मुझे काम करने का मौका मिले तो मैं AR रहमान के साथ काम करूंगी, और ओए होए स्टेज होए होए। बड़ी चीज पे हाथ माने, बड़ा सोचे बड़ा बड़ा होता है। सोचें, बिल्कुल सोचें। तो और स्टेज शेयर की बात करूँ तो सुखविंदर सिंह मुझे बहुत पसंद है, तो हाँ, I वो would भी love to बहुत share प्यारा गाते stage हैं। with him. जबरदस्त। चलें जी, ना इसी दौरान वक्त खत्म हो गया, फिर भी बातें इतनी सारी हैं जिसकी हद और बहुत सुनते सुनते आपसे हम अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे, लेकिन बस जाते तक कहेंगे कोई एक और सॉन्ग अगर जाते जाते गुनगुना- हो जाए तो closing हमारे क्योंकि से अल्लाह आप ही के हाफ़िज़ है, साथ पे होगी। क्लोजिंग विद द बिल्कुल, सॉन्ग। अभी मैं कुछ दिनों पहले ये सुन रही थी तो मुझे लड़ी हुई है गजल फरीदा खानम जी की। जी। हम नगमा सरा कुछ गजलों के, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के, हम नगमा सरा कुछ गजलों के, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के, बेजज़बाए शौक सुनाएं क्या, कोई ख्वाब न हो तो बताएं क्या, कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या।